चैप्टर 1741 टू 1750। ये वुडी की अप्रत्याशित उपस्थिति और हाइवुया के साथ उनका टकराव, जो अभी अभी सामने आया था, ने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। निस्संदेह यह बहुत सनसनीखेज था, खासकर दानव कबीले के लोगों के लिए, जो ये वुडी को देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। तो वुडी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन वह हमेशा प्रकट होता था और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, विशेषकर इसलिए कि बहुत से लोगों ने केवल उसके बारे में सुना था लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था। इसलिए जब उन्होंने इस समय ये वुडी को देखा तो बहुत से लोग बहुत उत्साहित थे। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सच में मानव जाति की रक्षा करने जा रहे हो? हाइवुया के शरीर पर नीली रोशनी की किरणों ने उसकी रक्षा की। ये वुडी जैसे विशेषज्ञ का सामना करते हुए उन्हें भी घबराना पड़ता था। मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं बस आपको पसंद नहीं करता। ये वुडी मुस्कुराए। वह कुछ तुच्छ स्वभाव का था, लेकिन उसमें हत्या करने का इरादा भी था। उसके शरीर में एक भयावह आभा थी और उसने अपने सामने हाइवुया को ठंडेपन से देखा। हाइवुया के हाव भाव अचानक से थोड़े बदल गए। वह मानव जाति के लोगों के प्रति उतना उदासीन नहीं था जितना कि वह अभी था। ये वुडी, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? हाइवुया ने दृढ़ता से कहा। हालांकि हर कोई देख सकता था कि हाइवुया ये वुडी से थोड़ा डरती थी। नहीं तो वह पहले ही हमला कर देता। तुम्हें मार दूंगा। बेशक तुम मारोगे। ये वुडी ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता? पिछले कुछ दशकों में यह पहली बार नहीं है जब आपने लोगों को मुझे मारने के लिए उकसाया है। अब इससे पहले कि हम गहन दुनिया में प्रवेश करें, मैं इसे एक बार और सभी के लिए आप लोगों के साथ सुलझाना चाहता हूं। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे बकवास पिता आएंगे और तुम्हें बचाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये वुडी ने बात की, उनकी आभा धीरे धीरे मजबूत होती गई। एक आश्चर्यजनक आभा के साथ उसने हाइवुया का सामना किया। इस समय मानव कबीले के विशेषज्ञ, जिनके पास हाइवुया की आभा के नीचे घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उन्हें आखिरकार राहत मिली। वे अंत में एक सांस ले सकते थे। इस समय वे ये वुडी की अत्याचारी आकृति को कृतज्ञता के साथ देख रहे थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये वुडी उन्हें क्यों बचाएंगे। यह इस वजह से था कि वे गलत नहीं हो सकते थे। जब सभी ने यह सुना तो वे चौंक गए, बिना नहीं रह सके। न केवल दोनों पक्ष लंबे समय से चिंतित थे, बल्कि उनमें एक दूसरे के लिए गहरी नफरत भी दिखाई दे रही थी। हाइवुया ने वास्तव में लोगों को ये वुडी को मारने के लिए प्रोत्साहित किया था। यह अजीब होगा अगर ये वुडी इस तरह की नफरत को सहन कर सके। विशेष रूप से दानव कबीले के विशेषज्ञों ने समुद्री कबीले के विशेषज्ञों को स्पष्ट क्रोधपूर्ण भावों से देखा। समुद्री कबीले के लोग वास्तव में दानव कबीले के युवा प्रतिभाओं को मारना चाहते थे। हालांकि दानव कबीले में बहुत से लोग थे जो ये वुडी को पसंद नहीं करते थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। यह दानव कबीले का आंतरिक मामला था। वे किसी को अपने जीनियस पर हमला करने की अनुमति कैसे दे सकते थे? इस समय कबीले के विशेषज्ञ भी बहुत असहाय थे। इस समय कबीले के विशेषज्ञों को लगा कि उन्हें कुछ पता नहीं है। हालांकि उनमें से किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। इन दोनों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था जिसके साथ वे हस्तक्षेप कर सकें। तो वुडी की दानव कबीले में एक शानदार प्रतिष्ठा थी। उनकी उत्पत्ति रहस्यमयी थी। इससे पहले कि वह इतना अत्याचारी होता, दानव कबीले के पहले से ही बड़े शॉट थे जो उस पर हमला करना चाहते थे। हालांकि अंत में वे सभी बिना किसी नतीजे के मर गए। केवल एक ही कारण था कि वे बिना किसी परिणाम के क्यों मरे। यानी दानव कबीले के ये बड़े शॉट जो उस पर हमला करना चाहते थे या पहले ही उस पर हमला कर चुके थे, सभी अपने अपने गुप्त कक्षों में दुखद रूप से मर गए, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। हालांकि वे यह पता नहीं लगा सके कि अंत में यह किसने किया। हर कोई जानता था कि ये वुडी साधारण नहीं थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। यह स्पष्ट था कि वह साधारण भी नहीं था। दूसरी तरफ हाइवुया अत्याचारी थी। वह व्यक्तिगत रूप से समुद्री कबीले के ऊपरी क्षेत्रों द्वारा भी प्राप्त किया गया था। वह स्पष्ट रूप से साधारण नहीं था। इसके अलावा दोनों को एक क्षेत्र के दिग्गज कहा जा सकता है। उनमें से किसी को भी ऐसा अस्तित्व कहा जा सकता है जो प्राचीन काल में हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था। वे पुरातन काल के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। यह लो मेरी सुंदर हड़ताल। ये वुडी जोर से हंसे। उसके हाथ में अतुलनीय रूप से विशाल स्टील का ब्लेड सीधे नीचे गिर गया। चमकदार ब्लेड की रोशनी ने शून्य में एक बड़ी दरार खींची, क्योंकि यह पागलपन से काम रहा था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवा मास्टर पर हमला करने की? अचानक इसी क्षण एक आकृति सीधे शून्य से निकली। एक अतुलनीय रूप से विशाल लोहे का हाथ सीधे शून्य को चीरता हुआ अपने साथ एक भयानक शक्ति लेकर आया, क्योंकि यह सीधे ये वुडी की ओर लपका। किंग डिवीजन। यह वास्तव में एक और किंग डिवीजन विशेषज्ञ है। बहुत से लोग तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठे। वास्तव में एक और किंग डिवीजन विशेषज्ञ शून्य में छिपा हुआ था।
हालांकि इसके बारे में सोचते हुए अगर यह किंग डिवीजन विशेषज्ञ नहीं था तो वह उनके जैसे विशेषज्ञों द्वारा खोजे बिना शून्य में कैसे छिप सकता था। किसी को पता होना चाहिए कि यद्यपि उनमें से कोई भी राजा विभाजन विशेषज्ञ नहीं थे, फिर भी कई आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ थे। केवल किंग डिवीजन का एक विशेषज्ञ ही उन्हें उनकी उपस्थिति से पूरी तरह अनजान बना पाएगा। हालांकि यह भयानक विशेषज्ञ हाइवुया का अधीनस्थ निकला। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक इंसान नहीं था बल्कि 100 रेस एलायंस का सदस्य था। कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया। भले ही ऐसा विशेषज्ञ 100 रेस एलायंस में लौट आए, फिर भी वह एक क्षेत्र का पूर्वज होने के योग्य होगा। यहाँ तक 100 रेस एलायंस के 10 शाही कुलों ने भी उन्हें एक विशिष्ट अतिथि के रूप में माना। ऐसा व्यक्ति वास्तव में हाइवुया के अधीन एक नौकर था। हर कोई इससे हैरान हुए बिना नहीं रह सका। किंग डिवीजन विशेषज्ञ दुनिया को हिला देने वाले अस्तित्व थे और उन सभी का अपना गौरव था। हालांकि वे वास्तव में किसी और के गुलाम बनने को तैयार थे। यह उनकी दृष्टि में बहुत ही अकल्पनीय बात थी। हम्फ, बूढ़ा आदमी, तुम्हें लगता है कि तुम यह कर सकते हो? ये वुडी के ब्लेड की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। वह पूरी जगह को काटते हुए और पुराने नौकर से टकराते हुए क्षैतिज रूप से नीचे गिर गया। बजना। फिर एक पृथ्वी टूटने वाली दहाड़ सुनाई दी। उसके बाद एक अनंत शक्ति एक पल में बह गई। पफट। बूढ़े आदमी की हथेली सीधे कटी हुई थी और खून का एक बड़ा फूल खिल गया। एक पल में उसने अपना हमला वापस ले लिया। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने आक्रामक तरीके से हमला किया था, लेकिन सिर्फ एक वार से उनकी रफ्तार पूरी तरह से टूट गई। वह ये वुडी के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। अत्यंत शक्तिशाली। उसने वास्तव में किंग डिवीजन में कदम रखा है, उनके जन्म के कुछ 100 साल बाद। उद्धरण चिन्ह। यह वास्तव में बहुत भयानक है और वह कोई साधारण किंगटीय विशेषज्ञ नहीं है। इस बूढ़े व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से दिव्य क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा है, लेकिन उसे एक चाल से वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था। जब मैं उससे लड़ता हूं तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे जितना हो सके दूर हो जाओ। मेरा हर समय इतना अच्छा स्वभाव नहीं रहता है। मुझे याद है कि तुम पहले मुझसे लड़े थे। मैंने उस लड़ाई में लगभग अपनी जान गंवा दी थी। मुझे अब भी यह नाराजगी याद है। हालांकि मैं आपसे परेशान होने के लिए बहुत आलसी हूं। मैं सीधे उससे हिसाब चुकता करूंगा। टस्क टस्क। तू वुडी ने बूढ़े आदमी को तिरस्कार से देखा और कहा। वुडी ने बूढ़े आदमी को तिरस्कार से देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इतने अद्भुत स्तर तक बढ़ोगे। बूढ़े ने वुडी को कुछ जटिल भाव से देखा। हाइवुया ने कुछ दशक पहले ही अपनी शुरुआत की थी, लेकिन वुडी पर हमला किए हुए उन्हें काफी समय हो गया था। उसने वुडी को एक छोटे से आदमी से बढ़ते हुए देखा था जो उस हद तक कुछ भी नहीं था जहां वह उसे छू भी नहीं सकता था। हाइवुया बेहद हैरान थी। तो क्या तुम मेरी पहचान नहीं जानते? अन्यथा तुमने मुझे मारने के लिए इतना प्रयास नहीं किया होता। दुर्भाग्य से आप सफल नहीं हुए, वुडी ने ठंडेपन से कहा। दूसरी ओर इस आदमी की विकास गति वास्तव में आश्चर्यजनक है। कुछ ही दशकों में वह पहले ही राजा के स्तर पर वापस आ चुका है। मैं नहीं जानता कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी के कितने खजाने खा लिए हैं। वुडी की निगाह हाइवुया पर पड़ी। यह उसका असली लक्ष्य था और केवल हाइवुया ही उसका सच्चा विरोधी होने के योग्य थी। मैं मूल रूप से अपने पिता की पीढ़ी की शिकायतों की परवाह नहीं करना चाहता था। सब कुछ पहले ही धुएं में बदल चुका है। हालांकि जब तुम गद्दार अब भी मुझे तंग कर रहे हो तो मुझे दोष मत दो। मैं अब उस स्तर पर नहीं हूं जहां आप अपनी इच्छानुसार मुझ पर हमला कर सकें। वुडी का सुंदर चेहरा कुछ भयावह लग रहा था। उम्मीद के मुताबिक आप सच में इस हद तक बढ़ गए। मैंने अभी भी तुम्हें कमा का। बूढ़े ने हिंसक रूप से हौंफते हुए कहा। उसकी आंखें अतुलनीय सदमे से भर गईं। वुडी ने हाइवुया को देखा और कहा, यह कुछ भी नहीं है। इसे भूल जाओ। यह कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में कभी नहीं समझ पाएंगे। तुमने मुझसे वापस आने की उम्मीद नहीं की थी, है ना? न केवल मैं जिंदा वापस आया, बल्कि मैंने किंग डिवीजन में भी कदम रखा। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप फिर से लड़ना चाहते हैं? पिछली बार आपने मुझे मारने की कोशिश की थी क्योंकि आप पहले से ही किंग डिवीजन में थे, लेकिन आप असफल रहे। मुझे यकीन है कि आप आज पीछे नहीं हटेंगे। तुम कितने भी बड़े हो गए हो, तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो। हाइवुया की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। उन्हें फिर से पूरा भरोसा हो गया था। क्या तुमने इस हद तक ठीक होने में सैकड़ों साल नहीं लगाए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? सैकड़ों साल? हा 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 हा। वुडी हंसी में फट गया। आपको पता नहीं है कि मैं पिछले सैकड़ों वर्षों में क्या कर रहा हूं। आपकी तुलना में, जिन्होंने आपके पिता की पीढ़ी द्वारा पीछे छोड़े गए संसाधनों का आनंद लिया है, मैंने वास्तव में बहुत अधिक समय बिताया है। हालांकि मैंने वास्तव में क्या किया है सीखा कुछ ऐसा है जिसे आप अपने जीवनकाल में कभी नहीं समझ पाएंगे। तो वुडी की टकटकी तेज हो गई। वह दोबारा हमला करने वाला था। तुम इंसान अब केवल राक्षस कबीले के संरक्षण पर भरोसा कर सकते हैं। क्या मजाक है? अतीत का अधिपति बस इतना ही है। हाइवुया ने इन लोगों को देखते हुए कहा।
मानव जाति के लोग लज्जित और क्रोधित थे, परंतु वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे। आप सही कह रहे हैं। हमें मानव जाति की गरिमा की रक्षा करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, आकाश से एक आकृति उतरी। ये फैन, ये परिवार के उभरते जीनियस में से एक, ये फैन। इस समय एक मानव जाति विशेषज्ञ ने ये फैन को पहचान लिया। जब ये फैन उठा तो पूरी मानव जाति पहले ही गिर चुकी थी। यही कारण था कि विभिन्न जातियों ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया कि उस समय मानव जाति के पास कौन सी प्रतिभाएं थीं। वास्तव में बहुत से लोगों का मानना कि मानव जाति पतन के लिए अभिशप्त थी। वास्तव में यह भी संभव था कि मानव जाति का सफाया हो जाएगा, इसलिए अब उन पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं था। वे ये जीवेन की तरह पूरे प्राचीन सूनेपन का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि आप मुझसे बात करने वाले हैं? हाइवुया ठंडी हंसी और अपना हाथ लहराया। ऊर्जा की एक विशाल लहर बह निकली और एक विशाल जलप्रपात दिखाई दिया जो ये फैन की ओर बढ़ रहा था। पूछी, जिस तरह हर कोई ये फैन के लिए चिंतित था, उन्होंने देखा कि हवा में एक भयानक सक्शन फोर्स दिखाई दे रही है। जल स्रोत को ये फैन के बगल में एक गोल अज्ञात पक्षी जीवन रूप द्वारा सोख लिया गया था। उसके बाद गोल पक्षी जैसा जीवन रूप डकार आया, मानो वह अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ हो। सब दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हाइवुया का हमला इतनी आसानी से हल हो जाएगा। हालांकि हाइवुया ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और यह सिर्फ एक आकस्मिक हमला था। उनकी किंग रैंक की ताकत के साथ यहाँ तक एक आकस्मिक हमला भी एक शिखर दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को आसानी से कुचल सकता था और उन्हें भारी रूप से घायल कर सकता था। यह पक्षी कहाँ से आया? बहुत से लोग इस नन्ही चिड़िया को देखकर आश्चर्य करते थे कि यह कहाँ से आई है। इसका लुक बहुत ही अजीब था। कई लोगों के मन में प्राचीन कथाओं में कई क्रूर पक्षी या दैवीय पक्षी थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे देखा। ऐसा कोई अस्तित्व प्रतीत नहीं हुआ जो इस क्रूर पक्षी के समान हो। जो लोग आए वे थे ये फैन और लिटिल कुनपेंग। नन्हे कुनपेंग ने जल स्रोत में जल तत्व के नियमों को निगल लिया था और ऐसा लग रहा था कि उसके पास पर्याप्त नहीं था। इस समय वह केवल 2 मुट्ठी के आकार का था। उनका पेट गोल था और वो वाकई काफी क्यूट लग रहे थे। हालांकि उसके पास कुनपेंग की आभा बिल्कुल नहीं थी। वह अपनी माँ जितना बड़ा भी नहीं था। यह ऐसा था जैसे उसने उत्परिवर्तित किया हो। दिलचस्प, मैं देखना चाहता हूं कि यह क्या है। हाइवुया ठंडी हंसी और लिटिल कुनपेंग की ओर बढ़ी। लिटिल कुनपेंग ने हाइवुया को अचानक हमला करते देखा और तुरंत गुस्से में चिल्लाया जैसे वह शिकायत कर रहा हो कि हाइवुया कितना नीच है। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ हाइवुया युवा कुनपेंग को हथियाने में विफल रही। इसके बजाय उसे ये फैन ने रोक लिया। क्या हाइवुया का हमला वास्तव में दबा दिया गया था? किसी ने ये फैन को हैरानी से देखा। बिना किसी संदेह के हाइवुया ने पहले ही किंग टिया में कदम रख दिया था और उसे एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जा सकता है। उनके द्वारा किए गए हर कदम में बड़ी शक्ति थी। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये फैन और पक्षी के खिलाफ उन्हें एक छोटा नुकसान होगा। पहले वह इस अजीब पक्षी का कुछ नहीं कर सका और अब ये फैन ने आसानी से उसके हमले को रोक दिया। कई लोगों की नज़र में यह पूरी तरह से अविश्वसनीय था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने किंग ग्रेड में भी कदम रखा हो? बहुत से लोग बेहद चौंक गए थे। यदि केवल हाइवुया और ये वुडी ही थे जिन्होंने किंग डिवीजन में कदम रखा था तो यह ठीक होगा। दानव कबीले और समुद्री कबीले की गहरी नींव के साथ उनके लिए ऐसी उपलब्धियां हासिल करना बिल्कुल भी अजीब नहीं था। हालांकि मानव कबीले अब ऐसी स्थिति में आ गए थे। पुरानी पीढ़ी में भी एक भी किंग ग्रेड विशेषज्ञ नहीं था। युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए। यदि यह ये जुकोंग या ये जिवेन होते तो वे पहले से ही दुनिया में प्रसिद्ध प्रतिभाएं होते तो यह ठीक होता। हालांकि ये फैन पहले प्रसिद्ध नहीं हुआ था। हालांकि हाल के वर्षों में उनका उत्थान हुआ था, लेकिन कई लोगों की नज़र में वे अभी भी एक जूनियर थे। वह अभी भी नवागंतुकों के बीच एक नवागंतुक था। विभिन्न कुलों की जटिल भावनाओं की तुलना में इस समय मानव कबीले के कई विशेषज्ञों को खुशी के आंसू रोने का मन हुआ। अतीत में वे शायद यह नहीं जानते होंगे कि मानव कबीले में किंग ग्रेड के विशेषज्ञ थे या नहीं। आखिरकार अगर होते भी तो वे कुलीन परिवारों से होते और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि यह अब अलग था। किसी भी किंग ग्रेड विशेषज्ञ का समर्थन वर्तमान मानव कबीले के लिए बहुत कीमती था। पिछले कुछ दशकों में हालांकि ऐसे किंग ग्रेड विशेषज्ञ थे जिनके अतीत में मानव कबीले के साथ अच्छे संबंध थे, जिन्होंने मानव कबीले के लिए बात की और कई बार खतरे में पड़ने पर मानव कबीले की मदद की। वे वास्तव में अपने ही नहीं थे। आखिर कबीला मानव कबीले के लिए अन्य शत्रुतापूर्ण ताकतों के साथ मौत से लड़ना उनके लिए असंभव था। यह बिल्कुल असंभव था। हालांकि ये फैन की उपस्थिति ने सीधे तौर पर इस पहलू में कमी को भर दिया। इस समय मानव जाति के लिए वह और भी कीमती लग रहा था। हालांकि ऐसी अफवाहें थीं कि येजिवेन ने पहले ही शिखर दिव्य क्षेत्र किंग ग्रेड में कदम रख दिया था। अफवाहें सिर्फ अफवाहें थीं। हालांकि गपशप आखिर गपशप ही थी। इसकी पुष्टि नहीं हुई थी।
इसके अलावा बहुत से लोग बहुत पहले से ये जीवेन पर ध्यान दे रहे थे। वास्तव में वे 100 साल पहले से उस पर ध्यान दे रहे थे। यदि ऐसा होता तो पिछले 100 वर्षों में ये शिवेन की वृद्धि वास्तव में आश्चर्यजनक थी। उस समय उसने अभी तक दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रखा था। अब जब वह वास्तव में इस स्तर पर पहुंच गया था, यह स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अलग था। आपके पास कुछ कौशल है। इस समय हाइवुया ने उपहास किया और ये फैन को देखा। हाँ, आप वास्तव में परेशान हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मानव कबीले के पास वास्तव में एक किंग ग्रेड विशेषज्ञ होगा। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और सीधे मानव जाति की आशा को काट दूंगा। जब उसने यह कहा तो हाइवुया की आवाज में थोड़ी तिरस्कार थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने मानव गोत्र को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा हो। हालांकि उसके पास वास्तव में ऐसा करने की योग्यता थी। वर्तमान मानव कबीले का उल्लेख नहीं करना, यहां तक अपने चरम पर मानव कबीले के लिए भी किंग ग्रेड विशेषज्ञ से निपटना आसान नहीं होगा। हुश, एक पल में हाइवुया ने सीधा हमला किया। आकाश में ऊर्जा सीधे मुड़ी और एक विशाल चमकदार रोशनी में बदल गई जो सीधे ये फैन की ओर गई। बूम! हाइवुया का हमला पहाड़ की तरह था। ये फैन के शरीर को कुचल रहा था। ये फैन का शरीर लड़ने की प्रबल भावना से उबल रहा था। किंग ग्रेड की भयानक ताकत इस समय पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। उसने हाइवुया के हमले की ओर बढ़ते हुए सीधे एक मुक्का भी मारा। गड़गड़ाहट, सिलसिलेवार धमाकों की आवाज सुनाई दी। अनगिनत चिंगारियां उड़ी, जिससे भयानक ऊर्जा तूफान पैदा हो गया। थम थम थम, ये फैन कुछ कदम पीछे हट गया और उसके मुंह के कोने से कुछ खून बहने लगा। उसने हाइवुया को भावहीन रूप से देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ताकत मेरी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत होगी। तुम कौन हो? आप मानव कबीले के दुश्मन क्यों बनना चाहते हैं? तो क्या हुआ अगर मैं मानव कुल का दुश्मन हूं? सुदूर पौराणिक युग में तुम मनुष्य कुछ भी नहीं थे, तुम सिर्फ हमारे गुलाम थे। अब जबकि गुलाम अपने मालिकों के पास चढ़ना चाहते हैं तो बस उन्हें एक दो बार पीटने की बात है। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने दूंगा कि तुम केवल गुलाम क्यों हो सकते हो। हाइवुया के शब्द मजबूत आत्मविश्वास और धार्मिकता से भरे हुए थे। यह वर्तमान समुद्री कबीले से बिल्कुल अलग था। प्रारंभिक वर्षों में मानव कबीला गुलाम और भोजन था। बहुत से लोग यह जानते थे। यह कोई रहस्य नहीं था। यह कहा गया था कि मानव कबीले के पूर्वजों को दूसरी दुनिया से राक्षस कबीले और समुद्री कबीले द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इसलिए शुरुआत में उनकी स्थिति बहुत कम थी। हालांकि सभी देवताओं के पतन और देवताओं की संध्या के बाद मानव वंश तेजी से बढ़ा। अब वे कई वर्षों तक उजाड़ युग पर हावी रहे हैं। भले ही हाल के वर्षों में मानव कबीले में गिरावट आई हो, लेकिन किसी भी समुद्री कबीले ने इस तरह के शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। इस बिंदु पर भी किसी ने भी पूरी तरह से मानव जाति को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा वे मानव वंश को नष्ट नहीं करना चाहते। यह वह शक्ति थी जिसे मानव जाति ने वर्षों में संचित किया था। यह पहले से ही बहुत समय पहले था। क्या आप अभी भी उस समय की महिमा में डूबे हुए हैं? कितना हास्यास्पद है। अब जो अभी भी मानव कबीले को गुलामों में बदलना चाहता है, उसे कोशिश करने दो। ये फैन ने उपहास किया। अतीत की महिमा हम बहुत जल्द यह सच हो जाएगा। हाइवुया ने उदासीनता से कहा कि ये ज़ुकोंग ने खुद को ईश्वर का पुत्र कहा। बेहद बेहुदा। अपने छोटे से खून से वह खुद को परमेश्वर का पुत्र कहने का साहस करता है। केवल मैं ही परमेश्वर का पुत्र कहलाने के योग्य हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का वास्तविक पुत्र हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाइवुया का लहजा शांत था, मानो वह कुछ स्वाभाविक कह रहा हो। हर कोई हैरान रह गया। भगवान का बेटा। यदि ये ज़ुकोंग को परमेश्वर का पुत्र कहा जाता था क्योंकि उसने देवताओं की रक्त रेखा का एक हिस्सा जगाया था, तो यह व्यक्ति परमेश्वर का वास्तविक पुत्र था। इसने अनगिनत लोगों को तुरंत चौंका दिया। यह अविश्वसनीय था। यह असंभव है। वह झूठ बोल रहा होगा। सुदूर पुरातनता में कोई प्रलेखित देवता नहीं है। यह असंभव है। यदि देवताओं का अस्तित्व नहीं है तो भगवान का पुत्र कैसे हो सकता है, भले ही वह उन पतित देवताओं का वंशज हो। यह कुछ ऐसा है जो पौराणिक युग में हुआ था। पौराणिक युग वर्तमान से बहुत दूर है। भले ही वह परमेश्वर का पुत्र हो, उसके लिए अब तक जीवित रहना असंभव है। किसी ने तुरंत जवाब दिया। इस वजह से भले ही वे केवल देवताओं के वंशज ही हों जिन्होंने परमेश्वर के वंश का एक हिस्सा जगाया हो, फिर भी उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा क्योंकि परमेश्वर का वास्तविक पुत्र मौजूद नहीं था। यह सही है। यह असंभव है। यहाँ तक भगवान भी गिर गए हैं। भगवान का पुत्र कैसे हो सकता है? तुम मूर्ख नश्वर, तुम क्या जानते हो? जब हाइवुया ने इन शब्दों को सुना तो वह उपहास किए बिना नहीं रह सका। ये नश्वर देवताओं के साधनों को कैसे समझ सकते हैं? हालांकि कुछ लोगों को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को अचानक इस बात का एहसास हुआ। शायद ये नामुमकिन नहीं था, क्योंकि यह समझाने का एकमात्र तरीका था कि समुद्री कबीले के उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रूप से समुद्री कबीले के विशेषज्ञ से मिलने क्यों जाएंगे। मेजबान के तौर पर ऐसा करना उनके लिए अनुचित था।
यदि वह परमेश्वर का पुत्र होता तो सब कुछ समझ में आता। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। यदि आप मानव जाति को अपमानित करना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे पूछना होगा। ये फैन ने ठंडेपन से कहा। क्या मैंने तुमसे पूछा? आप। हाइवुया ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, वह ठंडी हंसी हंसी। एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली। उपस्थित सभी लोग भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। भले ही यह उन पर निर्देशित नहीं था, फिर भी वे महसूस कर सकते थे भयानक दबाव उन पर दबाव डाल रहा है। बहुत से लोग मदद नहीं कर सकते थे लेकिन अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस कर रहे थे। यह उन पर निर्देशित नहीं था। अगर यह उन पर निर्देशित होता तो क्या वे इसका सामना कर पाते? यहाँ तक अगर यह सिर्फ एक अनुमान था तब भी वे महसूस कर सकते थे कि वे इसे झेलने में सक्षम नहीं होंगे। एक राजा पद के विशेषज्ञ की ताकत उनकी कल्पना से बहुत परे थी। हुआलाला, भयानक आभा के कारण ये फैन के कपड़े हवा में लहराने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे स्टील का चाकू लगातार उसके चेहरे को नोच रहा हो। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी विकृत थी। इस भयानक आभा ने उसके शरीर को कुचल दिया। तभी वह महसूस कर सकता था कि हाइवुया कितनी भयानक थी। हाइवुया का अधिकांश आभा उन्हीं पर निर्देशित था। दूसरे सिर्फ इससे प्रभावित हुए। उनके बीच के अंतर को एक सांस में नहीं बताया जा सकता था। ये फैन किंग रैंक के विशेषज्ञ भी थे। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि उसके लिए आभा का विरोध करना कठिन था। यह ये वुडी से अलग था जो आसानी से आभामंडल का विरोध कर सकता था। वो अपने और हाइवुया के बीच स्पष्ट रूप से अंतर महसूस कर सकता था। विभिन्न जातियों के विशेषज्ञों ने महसूस किया कि उनके दिल बेतहाशा तेज हो रहे हैं। हाइवुया की ताकत का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह उनकी कल्पना की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर गया था। लेकिन यहाँ तक ये फैन की ताकत पूरी तरह से बाकी सभी से ऊपर थी। यह बेहद भयानक थी। यह राजा रैंक का विशेषज्ञ था। इन लोगों के दिल बहुत हिल गए थे। अतीत में उन्होंने केवल किंग डिवीजन के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के बारे में सुना था, लेकिन अब उन्होंने वास्तव में महसूस किया कि अतीत में उन्होंने किंग डिवीजन के विशेषज्ञों को चाहे कितना भी कम आंका हो, फिर भी उन्होंने उन्हें कम आंका था। दो आभाओं के बीच टकराव के बीच अंतरिक्ष पूरी तरह से विकृत हो गया था। यह ऐसा था जैसे दो भयानक ताकतें उस पर खींच रही हों। विकृत स्थान का दृश्य अत्यंत भयानक था। ये फैन इस समय थोड़ी गंभीर और विकृत दिख रही थी। हालांकि हाइवुया तनाव मुक्त और तनाव मुक्त दिख रही थी। यह स्पष्ट था कि इस प्रकार का टकराव उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। बीप! अचानक जैसे ही वे दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे, युवा कुनपेंग के मुंह से चीख निकली। फिर रोना क्यूई के एक भयानक ब्लेड में बदल गया जो हवा के माध्यम से कट गया और हाइवुया की ओर फिसल गया। हिज हाइनेस पर चुपके से हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस समय 100 क्लान एलायंस के पुराने नौकर ने आखिरकार एक चाल चली। उसने एक हाथ से हवा का ब्लेड पकड़ लिया। टकराना एक दबी हुई कराह थी जो धातु के टकराने जैसी लग रही थी। ये वुडी की कृपाण ने केवल उसकी हथेली को घायल किया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से आधा कट गया था। 4 अंगुलियां कट गईं और खंभे की तरह खून बहने लगा। कैसे? यह कैसे संभव है? क्या मैंने इसे गलत देखा? सभी ने कुनपेंग को हक्का बक्का करके देखा। उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं। उन्हें डर था कि वे इसके माध्यम से देखेंगे। उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह केवल 2 मुट्ठी के आकार का था। यह एक हानिरहित छोटी चिड़िया की तरह लग रहा था। यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? हालांकि बूढ़ा नौकर सिर्फ एक नौकर था, वह किंग डिवीजन में एक मास्टर था। इस स्तर के एक गुरु को अत्यधिक प्रशिक्षित किया गया था और उनका शरीर धातु और पत्थर की तरह सख्त था। यहाँ तक कि वुडी का सेबर क्यूई भी अभी उसे केवल घायल कर सकता था, लेकिन सीधे उसे आधा नहीं काट सकता था। हालांकि इस छोटी चिड़िया ने किया था। यह कहाँ से आया था? उस समय कुनपेंग पहले से ही पहचानने योग्य नहीं था। यह एक पेटू जैसा लग रहा था, इसलिए कुछ देर के लिए कोई भी इसे पहचान नहीं पाया। मैंने इसे गलत देखा होगा। यह छोटी चिड़िया कितनी भयानक है। चारों ओर तुरंत हंगामा मच गया। उनका उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक बूढ़ा नौकर भी अपनी हथेली पर एक खंभे की तरह खून बहा रहा था। उसे विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि उसका शरीर, जो धातु और पत्थर के बराबर था, वास्तव में इतनी आसानी से घायल हो गया था। वास्तव में दिलचस्प, तो वुडी बस एक चाल चलने ही वाला था। कौन जानता था कि छोटा आदमी एक चाल चलते ही लोगों के एक बड़े समूह को अपने अधीन कर लेगा। वह कुनपेंग होना चाहिए। उनकी आंखें तेज थीं और वे बहुत ज्ञानी थे। भले ही उन्होंने इतने मोटे युवा कुनपेंग को कभी नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने इसे तुरंत पहचान लिया। वह संदेह से भरा था, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो केवल वही व्यक्ति था जो छोटे कुनपेंग को प्रकट कर सकता था। कुनपेंग की भूख लगभग एक टोटी की भूख के बराबर थी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना खाया, उसे पचाया जा सकता था। इसलिए उसके शरीर का आकार से बाहर होना असंभव था। कौन जानता था कि स्वर्ग और पृथ्वी के कितने खजाने इतने मोटे होने के लिए पचा नहीं पाए। बीप!
बीप बीप। छोटा कुनपेंग ये फैंग के कंधे पर अपनी छाती फुलाकर खड़ा था। जब उसने हाइवुया को तिरस्कार से देखा तो वह वास्तव में अहंकारी लग रहा था। हाइवुया की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यह ठीक था अगर यह ये वुडी था, लेकिन वह वास्तव में एक पक्षी द्वारा नीचे देखा जा रहा था। हम्फ। उसने फिर से ठंडी सांस ली और उसकी आभा बह गई। यह पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। थम्प। तूफान ने एक कदम पीछे लिया और बमुश्किल अपनी आभा में अचानक वृद्धि का सामना करने में सफल रहा। हालांकि उसने केवल एक कदम पीछे लिया, यह स्पष्ट था कि उसकी ताकत अभी भी हाइवुया की तुलना में थोड़ी कमजोर थी जब वह पूरी ताकत से लगा था। लेकिन इस समय चाहे कुछ भी हो, वह केवल दांत पीस कर सहन कर सकता था। अब जब ये ज़िवेन यहाँ नहीं थे, केवल वही थे जो मानव जाति का बोझ उठा सकते थे। वह आकाशीय क्षेत्र का एकमात्र विशेषज्ञ था जिसने सतह पर मानव जाति का प्रतिनिधित्व किया। यदि वह असफल रहा तो मानव जाति के लिए निस्संदेह एक घातक झटका होगा। आशा को पकड़ने और फिर कट जाने की निराशा 100 गुना थी, हर समय निराशा में रहने से 1000 गुना अधिक भयानक। बीप। छोटा कुनपेंग गुस्से में था जब उसने देखा कि हाइवुया अभी भी उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रही है। इसने एक हवा का ब्लेड उगल दिया। हालांकि यह एक बहुत ही बचकानी हरकत लग रही थी और इसमें केवल हवा के ब्लेड थे, किसी ने भी इस हवा के ब्लेड को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब किसी ने भी इस पवन चक्की को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अभी यह विंड ब्लेड था जिसने सीधे एक किंग ग्रेड विशेषज्ञ की उंगली काट दी थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल उसका हाथ छुआ गया था। यदि उनके शरीर को छुआ गया होता तो किंग टिया का वह पुराना नौकर भी इस समय मौत से नहीं बच पाता। हुश। यह हवा का ब्लेड सीधे हाइवुया की आभा से टूट गया। भयानक आभा जिसने आकाश को भर दिया था, बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई। फिर हवा के झोंके ने सीधे हाइवुया को मजबूर कर दिया। हाइवुया का शरीर मौके पर ही गायब हो गया और वैकल्पिक स्थान में भाग गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही 500 मीटर आगे बढ़ चुका था। उसने छोटे कुनपेंग को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मिला हो। इतना मजबूत, यह छोटी चिड़िया इतनी मजबूत है। अभी केवल ये वुडी ने हाइवुया को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अब जब इस छोटी चिड़िया ने भी ऐसा किया तो क्या यह साबित नहीं होता कि वह ये वुडी से कमजोर नहीं है? किसी ने खुद से बुदबुदाया। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान था, कई लोगों को यह अभी भी थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। 1000 कुलों के सम्मेलन में कौन परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है? इस समय शून्य में दर्जनों आकृतियां एक ही समय में बाहर निकल आईं। वे सभी भयानक किंग स्टेज विशेषज्ञ थे। ये प्रमुख बलों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने उन ताकतों का भी प्रतिनिधित्व किया जो वास्तव में मंच पर हो सकती थीं। कई बल जिनके पास किंग स्टेज के विशेषज्ञ भी नहीं थे, वे शीर्ष पर रैंक करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। वर्तमान प्राचीन उजाड़ में दानव जाति स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत थी। फिर 3 महान अधिपति और प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड थे। इन बलों के अधीन और भी कई सेनाएं थीं। उनमें से जिन बलों को शीर्ष पर स्थान दिया जा सकता है, उनके पास निश्चित रूप से एक किंग टियर विशेषज्ञ होगा जो उनकी देखरेख करेगा। यह लगभग एक अनकहा नियम बन गया था। हालांकि मानव कबीले में अभी भी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ थे, बहुत गहरी नींव थी और सदस्यों की एक बड़ी संख्या थी, वहां एक भी किंग स्टेज विशेषज्ञ प्रभारी नहीं था। इसलिए उन्हें कोरफोस के घेरे से लगभग बाहर कर दिया गया था। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वे राजा ताइकांग से डरते थे, जो कोई नहीं जानता था कि वह अस्तित्व में है या नहीं, तो उन्हें इस समय भाग लेने का अधिकार भी नहीं होगा। दर्जनों आकाशीय क्षेत्र के शिखर और राजा मंच के विशेषज्ञ एक ही बार में घटनास्थल पर उपस्थित हुए। इसने उपस्थित अनगिनत विशेषज्ञों को तुरंत झकझोर दिया। ये दर्जनों आकाशीय क्षेत्र शिखर और राजा चरण विशेषज्ञ आमतौर पर देखने में आसान नहीं थे। अब जब यहाँ उनका एक बड़ा समूह था तो हर किसी के दिल में जो सदमा था उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। हालांकि वे जानते थे कि वे बैठक में भाग लेने के लिए उन शीर्ष किंग स्टेज विशेषज्ञों से यहाँ मिलेंगे, उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में और उस पर एक समूह में उनसे मिलने की उम्मीद नहीं की थी। दर्जनों किंग ग्रेड विशेषज्ञों की भयानक जबरदस्ती। भले ही उनमें से प्रत्येक ने केवल इसका थोड़ा सा ही रिसाव किया था, फिर भी किंग ग्रेड से नीचे के विशेषज्ञों के लिए यह एक भयानक दमनकारी भावना थी। ऐसा लगा जैसे आसमान उन पर टूट पड़ा हो। ऐसा लग रहा था कि यह कभी भी उन पर गिर जाएगा। कितना भयानक, यहाँ बहुत सारे किंग ग्रेड विशेषज्ञ नजर रख रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह गठबंधन की बैठक वास्तव में होने जा रही है। हाँ, ये राजा मंच के विशेषज्ञ प्रमुख बलों के प्रतिनिधि होने चाहिए। उनमें से कई सेना के नेता भी हैं जो व्यक्तिगत रूप से आए थे। हाँ, उनमें से हर एक भगवान के समान शक्तिशाली है। इस तरह के एक लाइनअप के अनुसार भले ही रसातल दानव भगवान आए, वह जीतने में सक्षम नहीं होना चाहिए। इस बार हमें एक अच्छी बैठक करने में सक्षम होना चाहिए। हर कोई गहरे रसातल के दानव भगवान से डरता था। पिछली बैठक का नेतृत्व मानव जाति ने किया था और वे गहरे रसातल दानव भगवान द्वारा घात लगाए बैठे थे। अंत में उन्हें भारी जनहानि हुई।
उस समय उन्होंने दीप रसातल दानव भगवान के नाम की स्थापना की। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि विभिन्न नस्लों की नींव थी और वे पकड़ में आने में सक्षम थे, तो वे बहुत पहले ही मिटा दिए गए होते। मानव जाति, तुम वास्तव में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हो। इस समय एक किंग ग्रेड विशेषज्ञ बाहर खड़ा था और सही और गलत के बीच अंतर किए बिना उसने सीधे तौर पर मानव जाति को दोषी ठहराया। इस समय मानव जाति के सभी विशेषज्ञों ने अपमान की भावना महसूस की। यह स्पष्ट रूप से उनकी गलती नहीं थी, फिर भी वे सबसे पहले दोषी थे। वे कमजोर थे और उन्हें प्राचीन उजाड़ युग में बोलने का कोई अधिकार नहीं था। हमारी मानव जाति परेशानी का कारण नहीं बनेगी, लेकिन अगर कोई हमें धमकाना चाहता है तो हम उसे ऐसा नहीं होने देंगे। इस समय ये फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और बिना हार माने कहा। राजा के स्तर पर मौजूद एकमात्र विशेषज्ञ के रूप में वह जानता था कि वह इस समय पीछे नहीं हट सकता। वह मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बेतुका, तुम सिर्फ एक जूनियर हो और तुम वास्तव में मेरे साथ असभ्य होने की हिम्मत करते हो। इस राजा रैंक के विशेषज्ञ का एक वृद्ध चेहरा था। यह अज्ञात था कि वह कितने हजारों वर्षों तक जीवित रहा। उसके सामने ये फैन को केवल एक जूनियर समझा जा सकता था। यदि यह पहले होता तो वह मानव जाति विशेषज्ञ के प्रति इतना कठोर व्यवहार करने का साहस नहीं करता। उस समय मानव जाति अभी भी एक विशाल प्राणी थी। यहाँ तक एक सामान्य दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वे छोटी जातियां अपमानित नहीं कर सकती थीं, भले ही वह राजा रैंक का विशेषज्ञ हो। हालांकि वह केवल दिव्य क्षेत्र के उन विशेषज्ञों के सामने अपनी आवाज कम कर सकता था और सोच सकता था कि उनकी जाति बहुत कमजोर थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। अहंकारी मानव जाति इस हद तक गिर गई थी कि उनके पास एक भी राजा रैंक का विशेषज्ञ नहीं था। अचानक वे मालिक बन गए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके दिल में कई शिकायतें थीं। इस समय भले ही यह मानव जाति की समस्या न हो, वह कहेगा कि यह थी। उनका यह भी मानना कि अन्य दिग्गज भी यही सोच रहे थे। मानव जाति इस दुनिया में बहुत अधिक बाधा थी। किंग टियर बूढ़े ने तुरंत अपनी चाल चली। एक जोरदार धमाके के साथ उसने ये फैन को पकड़ लिया। उसे इतना विश्वास था कि वह ये फैन के पलटवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। एक साधारण कनिष्ठ उसके सामने कठोर व्यवहार करने का साहस कैसे कर सकता था? बीप! वहां मौजूद लोगों ने जानी पहचानी आवाज सुनी और उनके दिल पसीज गए। अभी अभी उन्होंने पहले ही देख लिया था कि चिरप का मालिक कितना भयानक था। यहां तक अगर यह सिर्फ एक अजीब पक्षी था जिसे वे पहचान नहीं पाए, तो यह इस समय भी बेहद भयानक था। पुची! सभी ने अपनी आंखों के सामने केवल एक फ्लैश देखा। उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या हुआ है। उन्होंने केवल एक छोटे कबीले के इस राजा श्रेणी के विशेषज्ञ की भुजा को मौके पर ही फटते देखा। खून बिखरा हुआ था, हड्डी के टुकड़े घूम रहे थे और पूरे आसमान में मांस और खून बिखरा हुआ था। अचानक वृद्ध दर्द से चीख पड़ा और उसका पूरा हाथ मौके पर ही फट गया। अगर उसने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने शरीर को जल्दी से समायोजित नहीं किया होता और घातक आघात से बचा होता, तो उसका पूरा शरीर उसी जगह फट जाता। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी और उसका दिल सदमे से भर गया था। वह चौड़ी आंखों से ये फैन के कंधे पर अजीब सी दिखने वाली चिड़िया को घूर रहा था। यह बात जिसकी उसने पहले कभी परवाह नहीं की थी वास्तव में बहुत भयानक थी। यहाँ तक कुछ कमजोर राजा रैंक के विशेषज्ञ भी उन दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की तरह थे। वे अपनी आंखों के सामने केवल एक चमक देख सकते थे और किंग रैंक के विशेषज्ञ की बांह अचानक फट गई। वे चौंक गए और अविश्वास से भर गए। इस समय हर कोई फिर से मानव जाति की ओर देखने लगा। इससे पहले वे बिल्कुल किंग रैंक के विशेषज्ञ की तरह थे। उन्होंने मानव जाति को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखा। अगर वे मारना चाहते थे तो वे मार देते थे। अगर वे हमला करना चाहते हैं तो वे हमला करेंगे। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस समय हर कोई मानव जाति का पुनर्मूल्यांकन करने लगा। पहले वे बिल्कुल बूढ़े आदमी की तरह थे। उन्होंने वर्तमान मानव जाति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अगर वे मारना चाहते थे तो वे मार देते थे। अगर वे हमला करना चाहते हैं तो वे हमला करेंगे। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन अभी अभी जो हुआ उसने अचानक उन्हें एहसास कराया कि मानव जाति इतनी कमजोर नहीं थी। यह उस बिंदु तक नहीं था जहां वे उन्हें आसानी से धमका सकते थे। चलो अच्छे से बात करते हैं। तुम मानव जाति इस समय यहाँ क्यों परेशानी खड़ी कर रही हो? क्या तुम वास्तव में 1000 जातियों के मिलन के नियमों की उपेक्षा करने जा रहे हो? इस समय एक राजा रैंक विशेषज्ञ ने खड़े होकर कहा। हालांकि यह अभी भी एक प्रश्न था, उसका स्वर निस्संदेह पहले से बहुत बेहतर था। जाहिर है वह किंग रैंक के विशेषज्ञ से भी बहुत डरता था। तुम यहाँ परेशानी क्यों पैदा कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम एक बात के बारे में गलत हो। यहाँ परेशानी पैदा करने वाला हम नहीं, बल्कि यह आदमी है। ये फैन ने एक अमित्र भाव के साथ हाइवुया की ओर इशारा किया। वह कोई चतुर व्यक्ति नहीं था। उसके मन में जो कुछ होता वह सब मुंह पर दिखा देता। वह हाइवुया से अत्यधिक नफरत करता था, लेकिन वह अपना डर दिखा सकता था।
अगर ये ज़िवेन यहाँ होती तो वह क्या करती? वह नहीं जानता था। शायद वह थोड़ी देर के लिए इसे सहन कर ले, या शायद वह और भी अधिक मजबूती से वापस लड़े। लेकिन उसके अपने तरीके थे और वह किसी को भी अपने सामने अहंकारी नहीं होने देता था। इस समय सभी की निगाहें हाई वुया पर टिक गईं। बहुत से लोग देख सकते थे कि वह समुद्री कबीले का सदस्य था, लेकिन वे समझ नहीं पाए। तार्किक रूप से आयोजक के रूप में सी क्लान का एक सदस्य नियमों को तोड़ने का बीड़ा क्यों उठाएगा? यह पूरी तरह से समझ से बाहर था। दानव कबीले और 100 रेस एलायंस की हैरान कर देने वाली निगाहों का सामना करते हुए सी क्लान के विशेषज्ञ या तो हाई वुया की पहचान नहीं जानते थे, या वे जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। वे केवल मुस्कुरा सकते थे। वे इस छोटे से लड़के को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सके। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे ठेस पहुंचा सकें। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनके बगल में पुराना नौकर भी राजा रैंक का विशेषज्ञ था? क्या यह फिजूल खर्ची का प्रदर्शन था जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है? मैं यह साबित कर सकता हूं, ये वुडी ने मुस्कराते हुए कहा। उसने बड़ी कृपाण को अपने हाथ में 2 बार लहराया, साथ में हवा की आवाज भी लाए। दानव कबीले के राजा रैंक के कुछ विशेषज्ञ भी ये वुडी को जानते थे, और वे इस बात से थोड़े हैरान थे कि ये वुडी इस मानव जाति के लिए गवाही क्यों देंगे। इस समय आक्रामक रूप से यहाँ आए इन विशेषज्ञों को अचानक थोड़ा अजीब लगा। इस मामले की शुरुआत हाई वुया ने की थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनका हाई वुया को दंडित करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। हाई वुया ने ये वुडी पर नजर डाली और कहा, मैं बस उनकी सीमाओं का परीक्षण कर रहा हूँ। मैंने देर से शुरुआत की, इसलिए मैंने अभी तक मानव जाति के विशेषज्ञों को नहीं देखा है। किंग रैंक विशेषज्ञ के लिए आना आसान नहीं था, लेकिन उसके पास बस इतना ही है। वह अभी भी इससे बहुत दूर है। हाई वुया ने ठंडेपन से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह अपना बचाव कर रहा है, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ अगर मैंने पहले हमला किया? तुम मेरा क्या कर सकते हो? हाई वुया के शब्द अनजाने में थे, लेकिन उपस्थित विभिन्न जातियों के विशेषज्ञ सभी हैरान थे। मानव जाति के पास वास्तव में फिर से एक राजा रैंक विशेषज्ञ था। विभिन्न जातियों के लिए यह अच्छी खबर नहीं थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि मानव जाति का पूरी तरह से पतन हो गया है, लेकिन कौन जानता था कि कुछ ही दशकों में एक और राजा रैंक विशेषज्ञ सामने आया था। मानव जाति की नींव वास्तव में गहरी और अकल्पनीय थी। विशेष रूप से छोटी जातियों के नेता, वे भी इस समय अत्यंत कटु थे। उन्होंने किंग रैंक विशेषज्ञ को विकसित करने के लिए कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी, और उन्हें पूरी जाति की ताकत का उपयोग करने की भी आवश्यकता थी। फिर भी वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि हर पीढ़ी में एक राजा रैंक का विशेषज्ञ प्रकट होगा। हालांकि इतने भारी नुकसान के बाद मानव जाति ने थोड़े समय में एक राजा रैंक विशेषज्ञ की खेती की थी। इस तरह की नींव वास्तव में अथाह थी। यहाँ तक अगर मानव जाति भविष्य में अधिपति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर पाती, तब भी विभिन्न जातियों के बीच उसका स्थान बना रहेगा। इस समय सबकी निगाहें तुरंत इधर उधर हो गईं। जल्द ही सबकी निगाहें ये फैन पर टिक गईं। वे उपस्थित लोगों की ताकत को देख सकते थे, लेकिन वे सीधे ये फैन की ताकत को नहीं देख सकते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि राजा रैंक विशेषज्ञ की ताकत किसके पास थी। ये लोग बेहद भावुक भी थे। ये फैन इन सालों में ही दिखाई दी थी। यदि शुरुआती वर्षों में तथाकथित दिग्गजों का पतन नहीं हुआ होता, तो वे अब किस क्षेत्र में होते? मानव जाति में वास्तव में अनगिनत प्रतिभाएं थीं। इसके अलावा वह मुझ पर हमला करना चाहता था। हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? हाई वुया ने तुरंत ये वुडी की दिशा में भले की ओर इशारा किया, जैसे कि उसने जो किया वह महत्वहीन था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे विशेषज्ञ फिर से ये वुडी की ओर मुड़े। वह इसमें क्यों शामिल था? उन्हें अचानक सिर में दर्द हुआ। यदि यह केवल मानव जाति से संबंधित होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। तो क्या हुआ अगर उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया? यहाँ तक अगर मानव जाति के पास एक और राजा रैंक विशेषज्ञ होता तो यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। हालांकि ये मामला ये वुडी से भी जुड़ा था, जिससे उन्हें सिरदर्द हो गया था। इन लोगों ने कम उम्र में राजा के पद पर प्रवेश किया था, और उनमें से प्रत्येक प्रतिभाशाली था। वे सभी अहंकारी थे। जब वे छोटे थे तब भी वे इन लोगों की तरह अहंकारी नहीं थे। इनमें से किसी का भी साथ मिलना आसान नहीं था। अब पहली बात जिस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है वह यह है कि दानव जाति को कैसे भगाया जाए। यदि आपको कोई शिकायत है तो कृपया सम्मेलन के अंत तक प्रतीक्षा करें। इस समय राजा रैंक विशेषज्ञ ने खड़े होकर कहा। यह वास्तव में सिरदर्द था, लेकिन वह उन्हें मजबूर नहीं कर सका। क्या होगा अगर मैं कहूं कि हमें इसे यहाँ निपटाना है? ये वुडी ने शब्द से शब्द कहा। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। माहौल अचानक भारी हो गया। हाई वुया की एक उच्च स्थिति थी और वह शक्तिशाली थी। एक साधारण व्यक्ति उसे कैसे रोक सकता था? हालांकि ये वुडी ने अपनी पहचान उजागर नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह अकेला नहीं था। वह किसी के साथ छल करने वाला भी नहीं था। यदि वह उनमें से किसी एक की सहायता करता है तो वह दूसरे को अपमानित करेगा।
दो साधारण कनिष्ठ होते तो कब का मारा गया होता। किस प्रकार के कनिष्ठों ने उनके सामने इतना अहंकारी होने का साहस किया, जो दिव्य क्षेत्र के शिखर पर थे। हालांकि इन दो लोगों के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए था। यह आकाशीय क्षेत्र के दो शीर्ष विशेषज्ञों को अपमानित करने जितना आसान नहीं था। ठीक है, फिर ये वुडी, तुम क्या चाहते हो? इस समय आकाशीय क्षेत्र का यह विशेषज्ञ केवल धैर्यपूर्वक पूछ सकता था। मैं एक बहुत ही सरल और सीधा व्यक्ति हूँ। मैं स्पष्ट रूप से दया और घृणा के बीच अंतर करता हूँ। मेरा केवल एक ही निवेदन है, और वह यह है कि जो कोई भी मुझे मारने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। यह कैसा रहेगा? यह बहुत सरल है ना? ये वुडी ने मुस्कराते हुए कहा। यह सुनकर सभी बड़े शॉट्स मदद नहीं कर सके, लेकिन अवाक रह गए। राक्षसों में भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने चुपके से ये वुडी पर हमला किया था। इस मानक के अनुसार क्या उन्हें शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा? ये वुडी, ज्यादा दूर मत जाओ। क्या आपको सच में लगता है कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते? इस समय कोई अंत में मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे डांटा। भले ही ये वुडी की पृष्ठभूमि मजबूत थी, वह इस तरह आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की उपेक्षा नहीं कर सकता था। आप कोशिश क्यों नहीं करते? ये वुडी ने उस व्यक्ति को उत्तेजक दृष्टि से देखा। मुझे लगता है कि आप वास्तव में जीने से थक गए हैं। इस समय हाइवुया ने आखिरकार फिर से हमला किया। आप भाग्यशाली थे कि आप पहले नहीं मरे। हालांकि आप भविष्य में इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते। क्या आप जानते हैं कि मैंने इसको तय करने के लिए कभी आपकी तलाश क्यों नहीं की? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मुझे इतना अच्छा और मुफ्त का पत्थर कहाँ मिलेगा? ये वुडी ने उपहास किया और कहा, यदि आप बार बार मुझ पर हमला नहीं कर रहे होते तो मुझे फिर से दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने में काफी समय लग जाता। इस दृष्टि से मुझे आपको धन्यवाद देना है। हाइवुया इतना गुस्से में थी कि उसके साथ छिद्रों से धुआं निकल रहा था। अगर ये वुडी उस पर गुस्सा होता तो वह बिल्कुल नहीं हिलता। हालांकि ये वुडी को बस ऐसा दिखना था जैसे वह बहुत ईमानदार हो। जब उसने इस बारे में सोचा कि वर्षों से उसकी सारी हरकतें वास्तव में किसी और के लिए शादी की पोशाक कैसे बन गई हैं, तो वह कैसे नाराज नहीं हो सकता है। दिलेर, हाइवुया के पीछे पुराना नौकर दहाड़ा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। डीट, तुम? ये वुडी ने पुराने नौकर को एक अमित्र भाव से देखा। ठीक है, तुम्हारी किसी भी तरह की दुश्मनी हो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अभी यह तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने की जगह नहीं है। इस समय समुद्री जनजाति के एक शासक ने खड़े होकर गरिमापूर्ण तरीके से कहा। वह गहरे समुद्र में एक अत्यंत शक्तिशाली जाति सी रेस के एक बादशाह का स्वामी था। मैं आज तुम्हें चेहरा दूंगा, ये वुडी ने अचानक कहा। उसने अपनी लंबी कृपाण को म्यान में रखा और सीधे चौक की ओर चल दिया। उन्होंने राजा मंच के इन उस्तादों को कोई चेहरा नहीं दिया। वह अत्यंत अहंकारी था। कोई नहीं जानता था कि ये वुडी अचानक क्यों रुक गया। जाहिर है ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अपने सामने इन लोगों से डरता था। इस समय हाइवुया के चेहरे पर थोड़ी शर्म और गुस्सा झलक रहा था। फिर वह ओशनिक ट्राइब के किंग स्टेज मास्टर पर चिल्लाया, तुम्हें इतना नासमझ किसने कहा? अगर वह आदमी आता है तो मैं उसे कुचलकर मार डालूंगा। क्या आपको लगता है कि मैं उसके लिए मैच नहीं हूं? सी रेस के किंग ग्रेड विशेषज्ञ का चेहरा तुरंत हरा और सफेद हो गया। वह अच्छे इरादों से हाइवुया की मदद करने आया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह सतह पर समान रूप से दोनों पक्षों को मारने वाला था। हाइवुया ने पहले उसे उकसाया था। इसका अपने आप में मतलब था कि वह हाइवुया के प्रति पक्षपाती था। कौन जानता था कि हाइवुया का ऐसा रवैया होगा? यह सिर्फ चेहरे पर एक थप्पड़ था। हालांकि वह मौके पर शत्रुतापूर्ण नहीं हो सका। जैसे ही ये वुडी और हाइवुया ने एक के बाद एक कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया, भीड़ तेजी से अंदर चली गई। देखने के लिए और कोई शो नहीं था। ये फैन के कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने के बाद उसने पाया कि जो लोग अभी बाहर आए थे वे सभी किंग डिवीजन के विशेषज्ञ नहीं थे। एक नज़र में वास्तव में किंग डिवीजन के 100 से अधिक शीर्ष विशेषज्ञ थे। ये स्वामी विभिन्न कुलों से थे। हालांकि सामान्य तौर पर वे अभी भी 3 प्रमुख कुलों में विभाजित थे, ओशनिक ट्राइब, 100 क्लैन एलायंस और मॉन्स्टर रेस। इसके अलावा छोटे स्वतंत्र कुलों के कुछ किंग स्टेज मास्टर भी थे। हालांकि ये छोटे कबीले 4 अधिपतियों की तुलना नहीं कर सकते थे, फिर भी उनके पास अच्छी ताकत थी। अन्यथा वे बहुत पहले अन्य कुलों द्वारा निगल लिए गए होते। 3 अधिपतियों के अलावा प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ भी थे। वे घमंडी लग रहे थे और स्पष्ट रूप से दूसरों की परवाह नहीं करते थे। यह ऐसा था जैसे वे दूसरों से एक कदम ऊपर हों। यह एक नज़र में स्पष्ट था। सैकड़ों राजा श्रेणी के विशेषज्ञों के अलावा कई आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे जो इस बैठक में उपस्थित हुए। यद्यपि उनका बोलने का अधिकार सीमित था, परंतु अपनी शक्ति से वे उपस्थित होने का अधिकार अवश्य रखते थे। इन कबीलों की तुलना में मानव जाति, जो अतीत में अधिपतियों में से एक थी, के पास केवल ये फैन था जो अब एक किंग स्टेज मास्टर है। उनकी तुलना केवल उन छोटे कुलों से की जा सकती थी।
उनके पास अतीत में अधिपतियों की प्रतिष्ठा नहीं थी। इस वक्त यह काफी अटपटा था। मूल रूप से मानव जाति इससे भी अधिक अजीब थी। उनका नेतृत्व करने के लिए किंग स्टेज मास्टर के बिना कुछ छोटे गुटों ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, लेकिन वे वापस नहीं लड़ सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास वापस लड़ने के लिए नेतृत्व करने के लिए किंग स्टेज मास्टर नहीं था। अब जब ये फैन प्रकट हो गया था तो वह जल्दी से उनकी रीढ़ बन गया। मानव जाति के सभी विशेषज्ञ उसके पास एकत्रित हो गए। पिछले कुछ दशकों में हालांकि कुछ मानव बलों ने अपने स्वयं के जीवन को बचाने के लिए अन्य 3 जातियों के साथ शरण ली थी और उनकी सुरक्षा के बदले में उनके अनुचर बन गए थे, फिर भी उनमें से बहुत कम थे। हालांकि मानव जाति का पतन हो गया था, मानव शक्तियां कई वर्षों से काम कर रही थीं और पहले से ही एक अतुलनीय रूप से उदात्त और अटल चरित्र विकसित कर चुकी थीं। उनमें से अधिकांश अन्य जातियों के दास और अनुचर बनना स्वीकार नहीं कर सके। प्राचीन काल में भी मानव जाति के पूर्वज बहुत समय तक राक्षस जाति के दास और भोजन रहे थे। हालांकि यह अब अलग था। इस बार मेरे मूल इरादे के अनुसार मानव जाति को शामिल नहीं होना चाहिए था। इस समय दानव जाति के सर्वोच्च आसन पर बैठे एक शीर्षस्थ विशेषज्ञ ने अपना मुंह खोला। जब मानव जाति ने यह सुना तो वे तुरंत जाग उठे। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह भव्य बैठक उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। यहाँ तक अगर वे मानव जाति को अधिपति के रूप में अपना स्थान हासिल करने में मदद नहीं कर सके तो वे खुद को चॉपिंग ब्लॉक पर मांस में कम होने की अनुमति नहीं दे सकते थे। यह भी मुख्य कारण था कि उन्होंने आने का विकल्प क्यों चुना, जबकि वे जानते थे कि उनके साथ भेदभाव किया जाएगा और अन्य कुलों द्वारा उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास आने के अलावा कोई चारा नहीं था। सभी उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया। 9 सिर वाले शिशु दानव राजा, कितने अभिमानी। हमें भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन 9 सिर वाले शिशु जनजाति हमसे बेहतर नहीं हैं। वे एक ही रात में मिटा दिए गए। क्या यह एक की तथाकथित प्रतिष्ठा है? शाही परिवार। यह सही है। 9 सिरों वाली भयंकर दानव जनजाति के बारे में इतना अच्छा क्या है? अब उनके पास गिने चुने लोग ही बचे हैं। अधिक से अधिक वे हमारे साथ तुलनीय हैं। वास्तव में वे हमसे कमजोर भी हो सकते हैं। उनकी इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? मानव जनजाति नाराज थी। अतीत में 9 सिरों वाला भयंकर जानवर जनजाति सिर्फ दानव जनजाति का एक शाही जनजाति था और इसकी तुलना पूरे मानव जनजाति से नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब बड़ी संख्या में विशेषज्ञ गिर गए थे और उनमें से लगभग सभी विलुप्त होने के कगार पर थे। हालांकि मानव जनजाति ने अपनी शेष योग्यता लगभग खो दी थी, जबकि 9 सिरों वाली भयंकर जानवर जनजाति अभी भी ऊंची बैठ सकती थी। क्यों? क्या यह किंग डिवीजन के कुछ और विशेषज्ञ नहीं थे? इसमें गर्व करने की क्या बात थी? किंग डिवीजन के कुछ विशेषज्ञों के बिना 9 सिरों वाला भयंकर दानव जनजाति मानव जाति के लिए जूते ले जाने के लायक भी नहीं थी। क्या यह कमाल नहीं था? क्या यह कमाल नहीं था? अंत में वे अभी भी राजा ताइकांग द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। उनमें से कुछ ही जीवित थे। वे भाग्यशाली थे कि वे आसपास नहीं थे क्योंकि वे आयोजन की तैयारी में व्यस्त थे। अन्यथा वे अब तक बहुत पहले मर चुके होते। अगर ये फैन यहाँ नहीं होते, अगर उन्होंने इसे सुना भी होता तो वे केवल अपना गुस्सा निगल सकते थे। हालांकि ये फैन उन्हें दबाने के लिए यहाँ था। उनके पास एक शिखर आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ, एक राजा विभाजन विशेषज्ञ भी था। उनके आत्मविश्वास की तुलना अतीत से नहीं की जा सकती। 9 सिरों वाले भयंकर दानव जनजाति के 3 राजा मंडल विशेषज्ञ उन शब्दों को कैसे नहीं सुन सकते थे? उनकी ठंडी निगाहें चाकुओं और तलवारों की तरह थीं जैसे वे घूर रहे थे। यहाँ तक अगर यह सिर्फ एक राजा विभाजन विशेषज्ञ की निगाह थी तो यह अभी भी उन सामान्य खगोलीय क्षेत्र के विशेषज्ञों को दबाव की एक मजबूत भावना महसूस करा सकती थी। वे सभी पूरी मानव जाति को मारना चाहते थे। वे मूल रूप से अहंकारी थे और उन्होंने शपथ ली थी कि वे मानव जाति की देखभाल करेंगे। हालांकि अंत में उनके घोंसले पर हमला किया गया था। कई विशेषज्ञों के मरने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। उनकी नस्ल का लगभग सफाया हो गया था और वे अनगिनत लोगों के उपहास का पात्र भी बन गए थे। उनके लिए यह मामला उनकी हड्डियों में उकेरा गया था। यह खून का झगड़ा था। बेशक वे यह नहीं मानेंगे कि वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले मानव जाति पर हमला किया था। उनके लिए यदि यह मानव जाति के लिए नहीं होता तो वे इस तरह समाप्त नहीं होते। यह 9 सिरों वाली शिशु जनजाति थी जिसने सुझाव दिया था कि मानव जनजाति को भाग लेने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि राजा ताइकैंग की निर्ममता से हर कोई हैरान था। एक रात में 3 जनजातियों को खत्म करने में सक्षम होने के लिए, चाहे वह राजा ताइकैंग हो या न हो, चाहे उसने इसे कैसे भी किया हो, यह उनकी रीढ़ को ठंडक पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। यह सही है, इसलिए उनके लिए, उन कायरों को भविष्य में निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। उन्हें इंसानियत को सांस लेने का मौका नहीं देना चाहिए था। हालांकि इसमें स्वार्थ की प्रबल भावना थी, फिर भी उन्होंने महसूस किया कि यह सामान्य भलाई के लिए अधिक था। मानव जाति के पतन के बाद उपस्थित कितने लोगों ने उन पर कदम नहीं रखा?
यदि मानव जाति फिर से उठ सकती है तो क्या वे गारंटी दे सकते हैं कि वे बदला नहीं लेंगे? ऐसा नहीं था कि विभिन्न गुटों ने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जियुइंग कबीले और उत्तरी पर्वतीय कबीले को छोड़कर, जिनका उनके साथ एक लंबा इतिहास था, जो राजा ताई कैंग को नाराज करने और नेतृत्व करने के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा भले ही कोई राजा ताई कांग न हो, फिर भी ये जिवेन की उभरती हुई आकृति उन्हें डराने के लिए काफी थी। एक रात में उसने लगातार 3 कुलों को उखाड़ फेंका, उनकी नींव को नष्ट कर दिया, उनके पुश्तैनी औजारों को नष्ट कर दिया और उनके पुराने पूर्वजों को मार डाला। यदि यह कोई अन्य बड़ा कबीला होता तो उनकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचता और इस बात की पूरी संभावना थी कि वे पराजित हो जाते। आखिरकार उनके पास सही समय, स्थान और लोगों का लाभ था, लेकिन ये शिवेन ने किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने यह कैसे किया, यह तरीका उनके लिए बहुत भयानक था। इसके अलावा सभी की दृष्टि में भले ही मानव जाति फिर से उठे और अधिपति के सिंहासन को पुनः प्राप्त कर ले, तो क्या ज्यादा से ज्यादा यह पहले जैसा ही होगा। यह उनके दिल की निचली रेखा थी। इसलिए किसी के नेतृत्व न करने की स्थिति में कोई भी लापरवाही से कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। हालांकि सभी का इरादा मानव जाति को दबाने का था। अगर किसी ने पहल की तो उन्होंने मानव जाति के उत्थान के संकेतों को पूरी तरह से दबाने में कोई आपत्ति नहीं की। हम्फ, ये फैन ने ठंडी सूंघी और सीधे उन सभी आंखों को कुचल दिया जो उसे घूर रही थीं। राजा स्तर के एक मास्टर के रूप में इस तरह का तरीका थोड़ा बहुत बचकाना था, और उसके कंधे पर युवा कुनपेंग चहक रहा था, मानो बहुत खुश हो। लेकिन अब इस छोटे से लड़के की ओर देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। जिन लोगों ने उसे नीचा दिखाने का साहस किया, उन सभी को अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ा। यदि मानव जाति इसमें शामिल होना चाहती है तो यह असंभव नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि मानव जाति सुदूर पुरातनता में सबसे उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लेती है, लेकिन उनके पास इसकी बराबरी करने की ताकत नहीं है। मेरी राय में मानव जाति की वर्तमान ताकत के साथ वे अधिक से अधिक क्यूई पर्वत के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं, और यह पर्याप्त है ना? जियुइंग दानव राजा ने कहा। मानव जाति की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। जियुइंग दानव राजा के शब्द बहुत निर्मम थे। हालांकि क्यूई पर्वत क्षेत्र बहुत बड़ा था और मानव जाति के क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक था, वास्तव में पूरी मानव जाति के क्षेत्र की तुलना में यह 1% भी नहीं था। यह मानव जाति को पूरी तरह से दबाने के लिए था। मानव जाति की नींव एक विशाल जनसंख्या थी। यदि पर्याप्त भूमि नहीं होती तो वे पर्याप्त लोगों को कैसे पैदा कर सकते थे? पर्याप्त आबादी के बिना इन उच्च स्तरीय प्रतिभाओं का उत्पादन कैसे किया जा सकता है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। थोड़े समय में यह कुछ भी नहीं लग सकता है, यह सिर्फ एक भीड़भाड़ वाली जगह थी, लेकिन एक बार समय बीतने के बाद भविष्य में मानव जाति का सतत विकास कम हो जाएगा। इसके अलावा मानव जाति में बहुत सारी ताकतें थीं। माउंट क्यूई जैसी छोटी सी जगह में आधे दिन तक लड़ने से केवल आंतरिक कलह ही पैदा होगी। उस समय बाहर विस्तार करने का समय नहीं होगा। इसका मतलब यह था कि निकट भविष्य में मानव जाति के पास फिर से वापसी करने की शक्ति नहीं होगी। जियुइंग दानव राजा के शब्द बहुत क्रूर थे। भले ही मानव जनजाति के आधे से अधिक क्षेत्र गिर गए हों, यह क्यूई पर्वत में फंसने से बेहतर था। जियुइंग दानव राजा के शब्द तुरंत कई लोगों द्वारा प्रतिध्वनित हुए। यह सही है, मानव जाति में केवल एक किंगतीय विशेषज्ञ है। वे इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? अधिक से अधिक उनके पास केवल एक छोटी जाति की ताकत होती है। एक क्षेत्र का मालिक होने के लिए किस तरह की ताकत होनी चाहिए? राजा स्तर के विशेषज्ञ ने कहा। उन्होंने मानव जाति को एक अमित्र भाव से देखा। यह सी रेस से किंग लेवल का विशेषज्ञ था। उनका क्षेत्र मानव जाति और समुद्री जाति के बीच था। वह साल भर मानव जाति से लड़ता रहा था। दोनों पक्षों ने पहले ही खून का झगड़ा कर लिया था, इसलिए वह इस समय बोलने में बेईमान था। यह सही है, वर्तमान मानव जाति को अपना क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। डेविल रेस को इस पर कब्जा करने और इसे डेविल्स लैंड में बदलने देने के बजाय इसे हमें देना बेहतर है। वैसे भी मानव जाति इसकी रक्षा करने में असमर्थ है, यह है नहीं? एक और किंग डिवीजन मास्टर ने कहा। मानव जाति का पतन हो गया था और उसकी अनगिनत विरासतें थीं। सबसे बड़ी विरासत स्वाभाविक रूप से अनगिनत संसाधन थे जो कई वर्षों से इंपीरियल कोर्ट में जमा किए गए थे। हालांकि ये डेविल रेस के हाथों में पड़ गए थे, लेकिन शेष विरासत अभी भी बहुत अधिक थी। यदि वे इसका एक हिस्सा प्राप्त कर सकें तो मानव जाति की ताकत आसमान छू जाएगी। उनमें से क्षेत्र निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण में से एक था। मानव जाति के क्षेत्र का हर इंच हमारे पूर्वजों द्वारा शैतान जाति के हाथों से बरामद किया गया था। हम अक्षम हैं और आधे से अधिक क्षेत्र खो चुके हैं। यह पहले से ही हमारे लिए बहुत ही अयोग्य है। यदि आप चाहते हैं कि हम इसे छोड़ दें, आपको सपने देखना बंद कर देना चाहिए। ये फैन अचानक उठ खड़ा हुआ। तूफान के शरीर ने अचानक एक मजबूत आभा बिखेर दी। उन्होंने 1 इंच भी नहीं दिया। इस समय चाहे कुछ भी हो, वह नहीं दे सकता था।
इस समय वे इसका बचाव करने के लिए शक्तिहीन थे। यह कुछ ऐसा था जिसकी मदद नहीं की जा सकती थी। हालांकि अगर मानव जाति ने इसे स्वेच्छा से छोड़ दिया तो भविष्य में इसे वापस लेना उनके लिए मुश्किल होगा। अभिमानी, अब मानव जाति की ताकत क्या है? आपके पास इतना बड़ा क्षेत्र क्यों है? जबकि हमारे पास अभी भी आपसे बात करने का धैर्य है। आपको आज्ञाकारी रूप से सहमत होना चाहिए, अन्यथा तुम क्यूई पर्वत की रक्षा भी नहीं कर पाओगे। यहाँ तक राजा ताइकेंग भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जियुइंग दानव राजा ने उपहास के साथ कहा। जब मानव जाति से घृणा की बात आई तो वह निश्चित रूप से शीर्ष पर था। तुम सिर्फ एक आवारा कुत्ते हो जिसकी जाति का सफाया हो गया है। ऐसे शब्द कहने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? ये फैन पीछे नहीं हटे। भले ही हम गंभीर रूप से घायल हो गए हों, हम माउंट क्यूई पैतृक भूमि को नहीं खोएंगे। जियुइंग दानव राजा इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उसने तुरंत हमला नहीं किया क्योंकि उसने यंग कुनपेंग को डर के साथ देखा। अगर ये फैन ही होता तो वो उसे दबा नहीं पाता। हालांकि यंग कुनपेंग के साथ स्थिति पूरी तरह से अलग थी। राजा ताइकेंग, मानव जाति, क्या आप अन्य जातियों को डराने के लिए इस व्यक्ति के नाम पर भरोसा करते हैं? इस समय हाइवुया, जो मानव जाति को अपने अधीन करने में विफल रहा था, फिर से खड़ा हो गया। उसने उपहास किया और कहा, वह पहले ही मर चुका है। उसके लिए अब भी जीवित रहना असंभव है। यह दूसरों के लिए एक रहस्य हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यह एक रहस्य नहीं है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां आप नहीं जा सकते, इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं होता। हालांकि हमारे लिए यह बहुत सामान्य है। मुझे परमेश्वर पिता का फरमान पहले ही मिल चुका है। किंग ताइकेंग पहले ही गिर चुके हैं। तथाकथित किंग ताइकेंग अब नकली होना चाहिए। यह मानव जाति होनी चाहिए जो राजा ताइकेंग का नाम उधार लेना चाहती है। क्या मैं सही हूं? उनके शब्द चाकू की तरह थे जो सीधे मानव जाति के दिलों में चुभते थे। असंभव, बकवास। राजा ताइकेंग दुनिया में अजेय है। हमारे कुल के प्राचीन ग्रंथों में यह दर्ज है कि उसने बाहरी क्षेत्रों के आक्रमणकारी देवताओं को मार गिराया था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे गुजर सकता है? वह अतीत में ही गायब हो गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मर चुका है। यह सही है। तुम पतित देवता के अवशेष मात्र हो। आपको इस तरह की बकवास बोलने का अधिकार क्या है? क्या आपने इसे अपनी आंखों से देखा? यहाँ तक देवता भी हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। राजा ताइकांग जैसे अजेय व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। बकवास, हास्यास्पद। मानव जाति के कई विशेषज्ञ अंत में इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और चिल्लाए। वे अन्य चीजों को सहन कर सकते थे, लेकिन इस मामले में राजा ताइकेंग शामिल थे जिनका वे बहुत सम्मान करते थे। इसके अलावा राजा ताइकांग उनकी एकमात्र आशा और रक्षक थे। वे किसी को भी राजा ताइकेंग की बदनामी करने की अनुमति नहीं देंगे, विशेष रूप से यह व्यक्ति जिसने स्वयं को ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया था। मूल रूप से विभिन्न जातियों के बीच देवता एक विशाल वर्जित थे। विभिन्न जातियां नहीं चाहती थीं कि देवता वापस लौटें और उन्हें एक बार फिर से दबा दें। वे देवता विभिन्न जातियों के राजाओं से भी अधिक शक्तिशाली थे। प्राचीन काल की प्राचीन पुस्तकों में देवताओं के शासन के तहत विभिन्न जातियां भय से कांपती होंगी। यह उतना सामंजस्यपूर्ण नहीं था जितना कुछ लोगों ने सोचा था। कोई नहीं जानता था कि सीक्लैन ने हाइवुया को क्यों लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मानव जाति इसे स्वीकार कर लेगी। अजीब, एक देवता के पुत्र, मुझ पर शक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाइवुया तुरंत क्रोधित हो गई। पौराणिक युग में उसकी स्थिति को अतुलनीय रूप से महान कहा जा सकता था। हालांकि इस युग में यह एक वर्जित हो गया था। स्वाभाविक रूप से वह था बहुत ही नाराज। अरे, अगर आपको कुछ कहना है तो चलिए बात करते हैं। इस समय ये वुडी की आलसी आवाज सुनाई दी। हालांकि यह स्पष्ट था कि अगर हाइवुया ने लड़ने का फैसला किया तो वह मानव जाति की मदद करने वाला था। यह स्पष्ट था कि वह हाइवुया के खिलाफ जा रहा था। ये वुडी, तुम, हम्फ। उसका चेहरा हरा और सफेद हो गया। उसने क्रोध को बलपूर्वक अपने हृदय में दबा लिया। दूसरों को पता नहीं हो सकता है, लेकिन ये वुडी, आपको कुछ पता होना चाहिए। क्या आप अपनी छाती थपथपाने और यह कहने की हिम्मत करते हैं कि राजा ताइकांग अभी भी जीवित हैं? हुश, सभी की निगाहें ये वुडी पर टिकी थीं, खासकर मानव जाति के लोगों पर। वे बेहद घबराए हुए थे। हाइवुया ने यह कहने की हिम्मत की। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास वास्तव में सबूत था? मानव जाति के लोगों के दिलों की धड़कन अचानक से धड़क उठी। उनका एक बुरा पूर्वाभास था। इस तरह की बात मुझे कैसे पता चलेगा? कौन जाने आपको यह खबर कहाँ से मिली? ये वुडी ने बिना कोई चेहरा दिए कहा। उसने देखा जैसे वह नहीं जानता था और उससे पूछना नहीं चाहता था। मानव जाति के लोग कुछ निराश हुए। वे ये वुडी से पुष्टि प्राप्त करना चाहते थे कि राजा ताइकांग अभी भी जीवित थे। हालांकि उन्होंने भी राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। यह सबसे बुरी स्थिति नहीं थी। हम्फ, इस दुनिया में केवल भगवान ही अमर हो सकते हैं, हाइवुया ने बात बात पर कहा।
उन्होंने लोगों के खंडन करने की प्रतीक्षा नहीं की और जारी रखा, मैं केवल एक बात कहूंगा, यदि राजा ताइकांग वास्तव में जीवित है तो वह बाहर क्यों नहीं आता? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ उसे वापस पकड़ रहा है। इसके बजाय यह व्यक्ति मौजूद नहीं है। सब कुछ ये शिवेन की चाल है। मानव जाति के कई विशेषज्ञ खंडन करना चाहते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने राजा ताइकांग को कभी नहीं देखा था। इस समय ये फैन स्पष्ट रूप से कुछ जानता था। उसने उस सुंदर और अनुपम युवक के बारे में सोचा। वह चौंक गया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। यदि आपके पास क्षमता है तो राजा ताइकांग को बाहर आने दें, हाइवुया ने कहा। यह सुनकर बहुत से लोग तुरंत उत्तेजित हो गए, विशेष रूप से मानव जाति के वे विशेषज्ञ जो राजा ताइकांग के अस्तित्व के कारण सांस नहीं ले सकते थे। यदि आप उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप मनुष्य चालें खेल रहे हैं। हाइवुया के शब्द एक भारी हथौड़े की तरह थे जो मानव जाति के दिलों पर जोर से चोट कर रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानव जाति के विशेषज्ञों ने राजा ताइकांग के बहाने कैसे खोजने की कोशिश की, एक घातक कमजोरी थी जिसे दूर नहीं किया जा सकता था। वह राजा ताइकांग था जो अब तक नहीं दिखा था। कुछ भी हो, यह एक घातक कमजोरी थी। यह सही है, अगर राजा ताइकांग अभी भी जीवित है तो उसे बाहर आने दो। अगर वह बाहर आता है तो हम वादा करते हैं कि हम कुछ नहीं कहेंगे। यदि राजा ताइकांग अभी भी जीवित है तो मैं सबसे पहले यात्रा करूंगा। इस समय विभिन्न जातियों के विशेषज्ञों ने आराम किया। यह सही है, अब जब हाइवुया ने भी ऐसा कहा तो उन्होंने तुरंत उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। विभिन्न नस्लों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए मानव जाति के विशेषज्ञों के चेहरे बदसूरत हो गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर सकते थे। भले ही राजा ताइकांग वास्तव में अस्तित्व में था, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वे संपर्क में आ सकते थे, भले ही वे अब प्रमुख बलों के उच्च अधिकारी हों। इसीलिए मैंने कहा कि यह केवल मानव जाति की एक साजिश है। वास्तव में उन्होंने राजा ताइकांग को बिल्कुल नहीं पाया है, जियुइंग दानव राजा ने ठंडेपन से कहा। इस समय वह खड़ा हुआ और कदम दर कदम मानव जाति की ओर चल पड़ा। उसके पीछे जियुइंग कबीले के 2 अन्य राजाओं ने पीछा किया और एक भयानक आभा सीधे कुचल गई। यदि राजा ताइकांग यहाँ है तो उसे तुम्हें बचाने दो, जियुइंग दानव राजा ने कहा। उसने मेरे कबीले का वध किया, इसलिए मैं आप सभी को मार डालूंगा। देखते हैं कि मानव जाति को और क्या भरोसा करना है। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। इस समय शून्य में आकृति सीधे नीचे चली गई। सभी ने देखा और यह 100 रेस एलायंस का एक शीर्ष विशेषज्ञ निकला। उसे जल्दी पहचान लिया गया। यह नॉर्थ माउंटेन क्लान लीडर है। कई लोगों ने उन्हें एक साथ पहचान लिया, खासकर मानव जाति के लोगों ने। वे हैरान हुए बिना नहीं रह सके। क्या यह नहीं कहा गया था कि पूरे उत्तर पर्वतीय कबीले का वध कर दिया गया था? वास्तव में बचे थे। हालांकि अब इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। किंग डिवीजन के 4 विशेषज्ञ आ रहे थे और मानव जाति इतिहास के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही थी। हालांकि ये फैन पहले ही किंग डिवीजन में कदम रख चुका था। उस छोटी चिड़िया के साथ मिलकर हर कोई अब अपने दिलों में उदास नहीं था। अन्य लोग निश्चित नहीं थे कि राजा ताइकांग प्रकट होंगे या नहीं। हालांकि जियुइंग जनजाति और उत्तरी पर्वतीय जनजाति जो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, उनके लिए डरने की कोई बात नहीं थी। उनकी स्थिति अब से भी बदतर कैसे हो सकती है? वे जियुइंग कबीले और नॉर्थमोंट कबीले को अपनी चाल चलते देखकर भी खुश थे। ये फैन अकेले किंग डिवीजन के 4 विशेषज्ञों के हमलों का सामना नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक रहस्यमयी छोटी चिड़िया भी शायद इसका सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि चाहे वह नॉर्थ माउंटेन ट्राइब चीफ हो या 9 हेडेड फियर्स बीस्ट किंग, यहाँ तक किंग डिवीजन के विशेषज्ञों के बीच भी वे अजेय अस्तित्व थे। वे लोगों के शीर्ष समूह थे। 4 विशेषज्ञ एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़े। वे अब तक सह चुके थे। शुरू में उनके मन में अभी भी राजा ताइकांग के प्रति कुछ डर था, लेकिन हाइवुया के शब्दों को सुनने के बाद उनके दिल का आखिरी डर दूर हो गया। यह सही है, यदि राजा ताइकांग अभी भी यहाँ है तो उसे बाहर आने दो। जुड़े 4 भयानक विशेषज्ञों की आभा एक पक्ष को दबा रही थी। इस समय ये वुडी का चेहरा भी अचानक गंभीर हो गया। वह मदद करना चाहता था, लेकिन यह बेकार था। हाइवुया का आभा उस पर मजबूती से बंधा हुआ था। उसे डर था कि एक बार उसने एक चाल चलने के बाद हाइवुया भी उसी समय हमला कर देगी। वह निश्चित रूप से उसे मानव जाति की मदद करने का कोई मौका नहीं देगा। जहां तक फैन की बात है, वह और भी हैरान था। उसने अचानक युवा किंग डिवीजन विशेषज्ञ के बारे में सोचा जो ये जीवेन के साथ था, वह युवक जो हवा में मिट गया था। यदि ये जीवेन ने वास्तव में राजा ताइकांग को बाहर आने के लिए कहा था तो वह युवक शायद महान राजा ताइकांग था। हालांकि उसने राजा ताइकांग को अपनी आंखों से हवा में मिटते हुए देखा। उसने अचानक अपने दिल में विश्वास खो दिया। यहाँ का कोई भी विशेषज्ञ उसे दबाने में सक्षम होगा। किंग डिवीजन के विशेषज्ञों के बीच ताकत में भी अंतर था। हालांकि वह सबसे कमजोर नहीं था, उसने अभी अभी किंग डिवीजन में प्रवेश किया था।
इसलिए उनके लिए पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों के खिलाफ संघर्ष करना असंभव था, जो हजारों वर्षों से राजा मंडल में प्रवेश कर चुके थे। जियुइंग दानव राजा, क्या आपको डर नहीं लगता कि राजा ताइकांग नाराज हो जाएंगे और आपके जियुइंग कबीले के बाकी सभी लोगों को मार देंगे? ये फैन ने डांटा। फिर उसे गुस्सा करने दो, वैसे भी यह पहले ही आ चुका है। क्या अंतर है? सम्मानित उत्तर पर्वतीय कबीले के प्रमुख की अभिव्यक्ति ठंडी थी। सम्मानित उत्तर पर्वत कबीले में कुछ छोटे फ्राइज के अलावा जो मौजूद नहीं थे, वह केवल एक ही था जो बाहर भाग गया था। अपने दिल में वह पहले से ही मानव कुल से अतुलनीय रूप से नफरत कर चुका था। यहाँ तक अगर राजा ताइकांग वास्तव में अस्तित्व में थे तो क्या वह उन्हें फिर से नष्ट कर सकता था? 4 किंग डिवीजन विशेषज्ञों ने हमला करने के लिए हाथ मिलाया। उनकी आभा कुचल गई, जिससे मानव कबीले के विशेषज्ञों की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उनके पैरों के तलुओं से लेकर सिर तक एकाएक ठिठुरन सी उठी। घृणा, गहरी जड़ें जमा चुकी घृणा। कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। अतीत में राजा ताइकांग अभी भी उन्हें भयभीत कर सकता था। हालांकि जब उन्होंने अब इस तरह की रोकथाम के बारे में परवाह नहीं की, तो इन मानव कबीले के विशेषज्ञों ने महसूस किया कि मानव कबीला अब अतीत का अधिपति नहीं था। इन शीर्ष विशेषज्ञों के सामने वे अभी भी बहुत कमजोर थे। उनके साथ बकवास मत करो, सीधे उन्हें नष्ट कर दो। जियुइंग दानव राजा के चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति थी। वह उत्सुकता से भर गया। यदि वह मानव वंश को नष्ट नहीं कर सका, तो शायद वह अपने शेष जीवन के लिए शांति से विश्राम नहीं कर पाएगा। शुआ, सबसे पहले हमला करने वाला एक बूढ़ा राजा जियुइंग था जो उसके पीछे था। एक भयानक डोमेन तुरंत बह गया और सीधे ये फैन को घेर लिया। उसने मानव कबीले के अन्य दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों पर हमला नहीं किया। वे बहुत स्पष्ट थे कि ये फैन और वह अजीब सी छोटी चिड़िया उनकी सबसे बड़ी बाधाएं थीं। अगर वे उन दोनों से छुटकारा पा लेते तो बाकी सब जंगली घास के ढेर होते। वे जब चाहें उनसे छुटकारा पा सकते थे। ये फैन ने तुरंत हमला किया और इस डोमेन पर ब्लास्ट करते हुए एक भयानक ताकत को सीधे उड़ा दिया। गड़गड़ाहट, सिलसिलेवार धमाकों की आवाज सुनाई दी। यह डोमेन जो विस्तारित हो गया था उसे ये फैन द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। बुरा नहीं लग रहा है, हालांकि यह अंत है। इस समय दूसरा 9 सिर वाला शिशु राजा, जो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरह दिखता था, ये फैन के पीछे पहले ही आ चुका था। उसका पैर ये फैन की ओर बह गया और एक भयानक दिव्य चमक शून्य में फूट पड़ी। लेग विप एक लंबे अजगर की तरह था जो सीधे ये फैन की कमर की ओर जा रहा था, उसे पूरी तरह से मौत के घाट उतारना चाहता था। पेंग, ये फैंस का रिएक्शन भी काफी तेज था। उसका दाहिना हाथ सीधे अनगिनत कानूनों को उलट देता है, उनके चारों ओर लपेटता है, एक शक्तिशाली बल बनाता है और लेग विप की ओर विस्फोट करता है। धातु के टकराने की भयानक आवाज सुनाई दी। ये फैन ने अधेड़ उम्र के जियुइंग दानव राजा के लेग विप को उड़ा दिया, जिससे एक गर्जना हुई। दोनों के बीच आदान प्रदान बेहद तेज कहा जा सकता है। ये फैन लगातार कुछ कदम पीछे हटे और उसके बाद ही उन्होंने भयानक ताकत को मुश्किल से खत्म किया। स्वाभाविक रूप से वह बेहद चौंक गया था। हालांकि वह जानता था कि उनके बीच एक अंतर था, लेकिन वह वास्तव में तभी समझ पाया था कि जब वह वास्तव में लड़े थे तो कितना बड़ा अंतर था। यदि यह उनमें से केवल एक होता तो वह मुश्किल से इसे संभाल पाता। हालांकि उनमें से 4 थे। बीप बीप। इस समय युवा कुनपेंग, जो ये फैन के कंधे पर खड़ा था, आखिरकार आगे बढ़ गया। उनका पहला कदम वज्रपात जैसा था। युवा कुनपेंग के चारों ओर हवा के अनगिनत नियम बह गए। हालांकि वह युवा था, हवा विशेषता कानूनों के बारे में उसकी समझ पहले से ही एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जिसकी अनगिनत लोगों ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी। वह बिजली के झटके की तरह दिखाई दिया, सीधे बुजुर्ग जियुइंग दानव राजा की ओर झपटा, जो अभी भी हमला करना चाहता था। युवा कुनपेंग ने बुजुर्ग जियुइंग दानव राजा पर अचानक हमला किया। एक पल के लिए वह पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था और केवल युवा कुनपेंग को तैरते हुए देख सकता था। हुश, इस समय एक भयानक भाले की चमक आकाश में टूट गई और सीधे युवा कुनपेंग की ओर इशारा किया। डांग, जोर की दहाड़ सुनाई दी। लंबा भाला आसमान से टूट गया और युवा कुनपेंग की ओर इशारा किया। युवा कुनपेंग के शरीर पर सभी कानून अचानक से खत्म हो गए, उसकी रक्षा की। बूम, एक भयानक गर्जना के साथ लंबे भाले ने कानूनों को तोड़ दिया और सीधे युवा कुनपेंग को मारा। पफट, युवा कुनपेंग को तुरंत उड़ते हुए भेजा गया और मुंह से खून निकला। जियुइंग दानव राजा के लिए हमला करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यहां तक युवा कुनपेंग, जो अभी अभी कुछ अन्य जियुइंग दानव राजाओं के साथ खेले थे, भाले से सीधे टकरा गए थे। युवा कुनपेंग ने बल को शून्य में फैलाया और अपने शरीर को रोक लिया। वह चिल्लाया और लड़ने की इच्छा से उसकी आंखें जल उठीं। इससे पहले उन्हें कभी किसी के हाथों इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि उन्हें जियुइंग दानव राजा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। यह बिल्कुल असहनीय था। वह सीधे जियुइंग दानव राजा की ओर बढ़ा। तुम छोटे बी स्टार, तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं।
इस समय जियुइंग दानव राजा ने सीधे अपने लंबे भाले को शून्य में इंगित किया और अनगिनत भाले की चमक को दूर कर दिया। उसने युवा कुनपेंग को सील कर दिया और उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया। उसके दिल में वह बेहद हैरान था। यह युवा कुनपेंग वास्तव में उससे इस हद तक लड़ सकता था। उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, वह थोड़ा परिचित क्यों लग रहा था। इस समय मानव कबीले के विशेषज्ञों ने यह दृश्य देखा और उनके दिल अचानक डूब गए। दो जियुइंग राजाओं के हमले के तहत ये फैन बार बार हार गया था और उनके रक्षक युवा कुनपेंग भी जियुइंग दानव राजा से उलझ गए थे। हालांकि वह किसी नुकसान में नहीं था, फिर भी उसके लिए जियुइंग दानव राजा को हराना असंभव था। इस समय उत्तरी पर्वत कबीले के प्रमुख, जिन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था, ने मानव कबीले के कई विशेषज्ञों की ओर रुखाई से देखा और कदम दर कदम उनकी ओर बढ़े। कैसा है, वह बकवास राजा ताइकांग वास्तव में प्रकट नहीं हुआ। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उत्तर पर्वत कबीले के प्रमुख ने एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ कहा, तुम नीच चींटियों, तुमने हमारे उत्तरी पर्वत कबीले पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारे अपराध अक्षम्य हैं, इसलिए मरो। बूम! उत्तरी पर्वत कबीले के प्रमुख के शरीर से एक भयानक शक्ति निकली। मानव कबीले के कई स्वामी अत्यधिक निराशा में थे, लेकिन वे एक राजा रैंक मास्टर की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सके। इस समय चाहे ये फैन हो या यंग कुनपेंग, उन्हें बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बूम! तेज गर्जना के साथ एक आश्चर्यजनक तलवार की आभा आकाश से उतरी और उत्तरी पर्वत कबीले के प्रमुख के सामने आ गिरी। सभी ने देखा और सूरज की रोशनी अतुलनीय रूप से पवित्र हो गई। एक हरे रंग की आकृति और करीब चली गई। उसका हरा वस्त्र हवा में लहरा रहा था। यह एक नाजुक और सुंदर दिखने वाला व्यक्ति था। ये ज़िवेन। कई लोगों की आवाज कांप रही थी, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने सामने क्या देखा। हालांकि एक शिवेन ने बहुत समय पहले अपना चेहरा दिखाया था, लेकिन वह बहुत जल्दी गायब हो गया था, इसलिए वास्तव में किसी ने भी उसे देखा नहीं था। ये फैन को छोड़कर बहुत से लोगों को ये ज़िवेन से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि राजा ताइकांग की तरह ये ज़िवेन के बारे में अफवाह थी कि उसके पास किंग रैंक मास्टर की ताकत है, लेकिन वास्तव में कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर सका। वास्तव में किसी ने भी उसे किंग रैंक मास्टर को पराजित करते नहीं देखा था। इसलिए धीरे धीरे भीड़ को अब कोई उम्मीद नहीं रही। इस समय सबकी आंखें नम थीं, मानो बरसों पहले का दृश्य आज भी उनके जहन में ताज़ा है। ये शिवेन के लिए उनके मन में चाहे कितनी भी नफरत क्यों न हो, इस समय वे बेहद उत्साहित थे। ये ज़िवेन की पतली आकृति सूरज के नीचे एक पहाड़ की तरह भारी थी, जैसे कि वह सब कुछ सह सके। ये ज़िवेन, हाँ, यह वास्तव में वह है। महान मानव कुल के सभी लोग खुशी के आंसू रो पड़े और विभिन्न कुलों के स्वामी अचानक प्रतिष्ठित और भयभीत हो गए। यदि केवल ये ज़िवेन ही थे तो उन्हें ऐसा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन हर कोई जानता था कि ये ज़िवेन और राजा ताइकांग एक साथ दिखाई दिए। अगर ये ज़िवेन यहाँ होती तो इस बात की पूरी संभावना थी कि राजा ताइकांग भी उसका अनुसरण करेंगे और यह वास्तव में बुरा होगा। ये ज़िवेन, जियुइंग दानव राजा और अन्य तीनों ने ये ज़िवेन को दांत पीसते हुए देखा। काश वे उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते। ये ज़िवेन के कारण उनका शाही परिवार उजड़ गया था। वे अपने दिलों में नफरत कैसे महसूस नहीं कर सकते थे। कितना अहंकारी है, एक कबीले के कुछ अवशेष वास्तव में यहाँ अहंकारी होने का साहस करते हैं। ये ज़िवेन बोला, और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वह बेहद दबंग था। यह ऐसा था मानो मानव वंश अभी भी इस क्षेत्र का अधिपति था। मानव जाति ने आखिरकार एक सभ्य नस्ल पैदा की है। हाइवुया ने ये ज़िवेन को देखा। उसकी आंखें छलक उठीं, लेकिन उसका लहजा अभी भी तिरस्कार से भरा हुआ था। जब ये वुडी ने ये ज़िवेन को देखा तो वह इतना उत्तेजित हो गया कि वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका। आप मनुष्यों ने पहले ही भारी नुकसान उठाया है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप अपने कुछ लोगों के साथ स्वर्ग को चुनौती दे सकते हैं? वह कैसे संभव है? नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क ने उपहास किया। मैं अकेला ही तुम्हारे अवशेषों से निपटने के लिए काफ़ी हूँ। ये ज़िवेन ने अपने चेहरे पर उदासीनता से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बात कर रहा है, जैसे कि यह निश्चित रूप से मामला था। एक व्यक्ति काफ़ी है। मुझे लगता है कि तुम बहुत अहंकारी हो। नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क ठंड से चिल्लाया और उसके पूरे शरीर की आभा अचानक भड़क उठी। स्वर्ग और पृथ्वी कांप रहे थे। एक बड़ा हाथ सीधे पकड़ लिया और यह हवा के खिलाफ फैल गया। पूरा बड़ा हाथ, अनगिनत दिव्य किरणें बाहर निकली, एक चौंकाने वाले पिंजरे की तरह। ये ज़िवेन को पकड़कर मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रही थी। इस बड़े हाथ में अनगिनत नियम उभरे, इस अद्भुत बड़े हाथ के इर्द गिर्द घूमते हुए, गड़गड़ाहट और घूमते हुए। प्रत्येक उंगली एक स्वर्गीय खंभे की तरह कुचल रही थी। हालांकि नॉर्थ माउंटेन कबीले का सफाया हो गया था, लेकिन यह 100 क्लैन एलायंस के शीर्ष 10 शाही कुलों में से एक होने के योग्य था। नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क की ताकत अथाह और बहुत भयानक थी। सृजन की आभा के साथ एक बड़ा हाथ थप्पड़ मारा। यह बेहद भयानक था। अनगिनत लोग भयभीत थे।
केवल एक हाथ कुछ कमजोर राजा रैंक के विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। यह वाकई भयानक था। यदि वे उसकी जगह होते, यदि वे उसका सामना भी करते, तो शायद उनमें उसका सामना करने का साहस न होता। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उस बड़े हाथ का सामना कर रहा था जो उसे पकड़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने सीधे अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया। यह तारे में नहीं, बल्कि सीधे ब्रह्मांड में बदल गया। टूटे हुए सितारे की मुट्ठी उसके हाथों में पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। यह ट्रू मार्शल स्कूल के पूर्वजों की कल्पना से बहुत परे था, जिन्होंने शुरुआत में इस मार्शल तकनीक का निर्माण किया था। उसके मुट्ठी के इरादे में तारे एक ब्रह्मांड में बदल गए थे और शक्ति चरम स्तर पर चढ़ गई थी। पिछले 100 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि वह निर्वाण में था, उसने एक पल के लिए भी मार्शल आर्ट का अभ्यास बंद नहीं किया था। पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा और संसाधनों के साथ रहस्यमय स्थान की मदद से पिछले 100 वर्षों में ये ज़िवेन का संचय था। यदि यह सैकड़ों वर्षों के इस गहरे संचय और नींव के लिए नहीं होता, तो उसकी ताकत के लिए एक ही बार में सीधे राजा के पद पर पहुंचना असंभव होता। बूम! एक जोरदार गर्जना के साथ ब्रह्मांड और रंग बिरंगी दिव्य किरणों की छटा बिखेरने वाला विशाल हाथ भयंकर रूप से टकराया। रंगीन दिव्य किरणों का बड़ा हाथ अचानक शून्य में फूट पड़ा, दिव्य किरणों में बदल गया जो पूरे आकाश में बिखर गई। अनगिनत दैवीय नियम शून्य में फट गए, सितारों की तरह बिखर गए, और आध्यात्मिक ऊर्जा अनगिनत शक्तियों में बदल गई जो सभी दिशाओं में बह गई। तो इतना मजबूत! राजा रैंक के एक मास्टर की आंखों में डरावनी नजर आ रही थी। इस बार लड़ाई जूनियर ये ज़िवेन की पूरी जीत के साथ समाप्त हुई। सभी की राय में, भले ही ये ज़िवेन ने राजा के पद पर प्रवेश किया हो, उसकी ताकत सीमित होनी चाहिए। भले ही वह सबसे कमजोर बैच में न हो, फिर भी उसे शिखर से बहुत दूर होना चाहिए। लेकिन ये ज़िवेन ने घोषणा की कि उनकी अतुलनीय रूप से मजबूत युद्ध शक्ति के साथ उनकी सोच कितनी गलत थी। नॉर्थ माउंटेन क्लान चीफ, भले ही वह सबसे मजबूत न हो, नॉर्थ माउंटेन क्लान का क्लान चीफ बन सकता है। एक शाही परिवार, उसकी ताकत को पहले से ही दुनिया के कुछ पावरहाउस में से एक माना जा सकता है। शीर्ष 10 का उल्लेख न करें, लेकिन वह कम से कम शीर्ष 20 या शीर्ष 30 में भी था। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, लेकिन उसका लहजा शीतलता और निर्ममता से भरा था। यहाँ तक कि राजा रैंक के स्वामी भी हैरान थे, उन सामान्य स्वर्गीय क्षेत्र के स्वामी का तो कहना ही क्या। उन्होंने लापरवाही से संपर्क करने की हिम्मत भी नहीं की और बार बार पीछे हट गए। मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, तो मैं अकेला ही काफी हूं। उस रात तुम वहां नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हें भागने दिया। लेकिन आज चलो यहीं रुकते हैं। जियुइंग कबीले और उत्तरी पर्वतीय कबीले का सफाया हो जाएगा। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, लेकिन उनका लहजा शीतलता और निर्ममता से भरा था। वह बेहद दबंग था। अगर उसने पहले ऐसा कहा होता, तो शायद हर कोई सोचता कि ये ज़िवेन पागल है, लेकिन अब उन्होंने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। उसके पास ऐसी क्षमता हो सकती है। अभिमानी। इस समय उत्तरी पर्वत कबीले का मुखिया गुस्से में था। उसने तुरंत एक पल में हमला किया और अनगिनत कानून गिर गए। उनके क्रोध के तहत कानूनों ने संघनित किया। उसके शरीर पर डोमेन पंखे के आकार में ये ज़िवेन की दिशा में फैल गया। वह जहां से गुजरा, शून्य बिखर गया और अराजकता फैल गई। नॉर्थ माउंटेन कबीले के प्रमुख ने अपना डोमेन जारी किया। वह सचमुच गुस्से में था। इस डोमेन में वह एक देवता की तरह अजेय था और कोई भी उसका विरोधी नहीं था। ये ज़िवेन का चेहरा शांत था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और डोमेन से नहीं बचा। इसके बजाय वह सीधे डोमेन में चला गया। संघर्ष करना बेकार है। ये ज़िवेन के कदम चरम सीमा तक तेज थे। एक पल में वह उत्तरी पर्वत कबीले के प्रमुख के सामने उपस्थित हुए। उसकी मुट्ठी के ऊपर एक विशाल ब्रह्मांड मंडरा रहा था। एक पल में यह ऐसा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो रहे हों और उसके भीतर जीवन और मृत्यु बदल रहे हों। बूम! ये ज़िवेन की मुट्ठी ने नॉर्थ माउंटेन कबीले के प्रमुख के सामने 3 इंच तक जमकर वार किया और अचानक रुक गई। उत्तरी पर्वत कबीले के प्रमुख के सामने एक रंगीन दिव्य वस्त्र उभरा। रंग बिरंगे रंग अचानक एक विचित्र सरणी में बदल गए जिसने उसमें उसकी रक्षा की। इस प्राचीन सरणी पर सभी प्रकार के प्राचीन और रहस्यमय पैटर्न लगातार दिखाई देते थे। यह अतुलनीय रूप से शानदार था। नॉर्थ माउंटेन कबीले के प्रमुख ने वास्तव में रंगीन दैवीय वस्त्र का चरम सीमा तक उपयोग किया था। अंत में यह उत्तर पर्वतीय कबीले के लोगों से अलग था, जिनका सामना ये ज़िवेन ने पहले किया था। ये ज़िवेन, यह मेरे कबीले का खजाना है। आपके लिए इसे तोड़ना असंभव है। मर जाओ! उत्तरी पर्वत कबीले का मुखिया चिल्लाया और उसके पीछे अनंत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह एक उफनती लंबी नदी की तरह था जो शून्य में उबल रही थी। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने तुरंत हमला किया और पल भर में वापस लड़े। यह बेहद भयानक था। उत्तरी पर्वत कबीले का प्रमुख उनके नाम के योग्य था। जैसे ही उसने हमला किया, आकाश से एक मिल्की वे उतरी और ये ज़िवेन के सिर पर बुरी तरह से गिरी। गड़गड़ाहट। शून्य से एक भयानक मशरूम बादल उठा।
इसने पदार्थ को मिटा दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। इस दृश्य को देखकर सभी सहम गए। यह बहुत भयानक था। यह वास्तव में राजा मंडल के अत्याचारी स्वामी का साधन था। भले ही यह उत्तरी पर्वतीय कबीला था जिसे नष्ट कर दिया गया था, इस लड़ाई में उसने जो प्रतिष्ठा प्रदर्शित की, उसके बाद कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। मानव जाति के लोग घटनास्थल को देखकर डर गए। येज़िवेन उनकी आखिरी उम्मीद थी। यदि वह मर भी जाता तो वास्तव में मानव कुल के लिए कोई आशा नहीं होती। हालांकि इस समय, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, बादलों की परतों के बीच से एक भयानक रोशनी फूट पड़ी और एक चौंकाने वाली आभा फैल गई जो सीधे उत्तरी पर्वतीय कबीले के मुखिया की ओर बढ़ रही थी। टकराना। एक भयानक टक्कर के साथ अंतहीन बादल सीधे बिखर गए। सुनहरी रोशनी झिलमिला उठी और यह एक बार फिर उत्तरी पर्वत कबीले के प्रमुख के सामने फूट पड़ी। एक पल में 7 रंगों का दिव्य वस्त्र फिर से दिखाई दिया, जो एक चौंकाने वाली सरनी संरचना में बदल गया जिसने उत्तरी पर्वत कबीले प्रमुख की रक्षा की। इसके तुरंत बाद सरनी गठन के ऊपर कई दुर्लभ जानवरों के प्रेत दिखाई दिए। वे सूर्य के प्रकाश में गरजते हैं, अत्यंत भयानक दिखाई देते हैं। हमले को रोक दिया गया था और अंत में सभी को पता चला कि एक शिवेन सकुशल थी। नॉर्थ माउंटेन क्लान चीफ के जोरदार हमले के तहत वह अनसुना कर दिया गया था। वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं दिखे, लेकिन उनके हाव भाव और भी उदासीन हो गए। यह बेकार है। येज़िवेन, मेरे रंगीन दिव्य वस्त्र पर देवताओं का आशीर्वाद है। आपके लिए इसे तोड़ना असंभव है। नॉर्थ माउंटेन कबीले का मुखिया जोर से चिल्लाया और बेहद अहंकारी था। हालांकि वह अभी येशिवेन के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था, जो उसकी उम्मीदों से परे था। उसने परवाह नहीं की जब तक रंगीन दिव्य वस्त्र टूटा नहीं था। वह जया था। ओह, क्या यह ऐसा है? उद्धरण चिन्ह। ओह, क्या ऐसा है? येज़िवेन के मुंह के कोने में एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और रोशनी छिटक गई। अंगुलियों का बल बाहर निकला, मानो आकाश ढह रहा हो। इसने तुरंत इस सरनी पर कार्य किया। क्रैक क्रैक क्रैक। सबकी आंखों के सामने सरनी का गठन इंच दर इंच उखड़ने लगा। इस दृश्य को देखकर हर कोई हैरान हुए बिना नहीं रह सका। 7 रंगों वाला ईश्वरीय वस्त्र, 7 रंगों वाला ईश्वरीय वस्त्र वास्तव में टूट गया है। असंभव। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं चीजों को देख रहा हूं? यह कैसे संभव है? यह उत्तरी पर्वतीय कबीले का खजाना होना चाहिए। इसे दूसरों के द्वारा तोड़ा जाना असंभव है। लेकिन तथ्य यह था, उनकी आंखों के सामने 7 रंगों वाले ईश्वरीय वस्त्र द्वारा गठित प्राचीन व्यूह इंच दर इंच बिखर गया। हर कोई बेहद हैरान था। इसे पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला कहा जा सकता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उत्तरी पर्वतीय कबीले के कुलपति का 7 रंग वाला ईश्वरीय वस्त्र, जो जन्मजात दायरे में अजेय माना जाता था, वास्तव में ढह गया। सहज दायरे में अजेय। मुझे लगता है कि यह सिर्फ इतना है। येज़िवेन ने उपहास किया। अब से उत्तरी पर्वतीय कबीले को दुनिया से हटा दिया जाएगा। आप सभी ध्यान से देखें। भविष्य में जो कोई भी हमारी मानव जाति पर हमला करने की हिम्मत करेगा, उसका अंत उत्तरी पर्वतीय कबीले के समान होगा। इससे पहले कि उसकी आवाज गिरती, येज़िवेन का हमला बिजली की तरह हुआ। एक विशाल ब्रह्मांड आकाश से उतरा और उत्तरी पर्वत कबीले के कुलपति के शरीर पर जमकर पटक दिया। बूम! उत्तरी माउंटेन कबीले के मुखिया को मौके पर ही उड़ा दिया गया था और उसने सीधे मुंह से खून बहाया। येशिवेन ने उन्हें सीधे चोट पहुंचाई थी। उसकी अभिव्यक्ति बेहद हैरान करने वाली थी, जैसे उसने किसी राक्षस को देखा हो। वह पूरी तरह अविश्वास में था। वह किंग रैंक में भी एक मास्टर था, लेकिन वह वास्तव में येज़िवेन द्वारा एक पल में गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह बस पागल हो रहा था। यदि यह अतीत में होता तो वह ऐसी बेतुकी बात पर कभी विश्वास नहीं करता। भाड़ में जाओ! येज़िवेन ठंडेपन से चिल्लाई और सीधे उसका पीछा करने लगी। उसे सांस लेने का कोई मौका दिए बिना येज़िवेन सीधे नीचे उतर गया, जैसे कि विशाल आकाश के माध्यम से कदम रख रहा हो, और उसकी छाती पर जमकर पैर रखा। बूम! उसके शरीर की हर एक हड्डी टूटते ही एक तेज आवाज निकली। उस पल में उसे पता भी नहीं चला कि उसके शरीर की कितनी हड्डियां टूट चुकी हैं। ऐसा लग रहा था कि आकाश ने अचानक अपना रंग खो दिया है। यहां तक जियुइंग दानव राजा, जो युवा कुनपेंग के साथ लड़ रहा था, बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। उनकी राय में, भले ही उत्तर पर्वतीय जनजाति प्रमुख अधिक समय तक नहीं टिक सके, उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए विरोध करने में सक्षम होना चाहिए। कौन जानता था कि वह थोड़े ही बदले में हार जाएगा। उसके शरीर को येज़िवेन ने सीधे कुचल दिया था और अंतहीन ऊर्जा येज़िवेन के पैरों से निकली, सीधे नॉर्थ माउंटेन पैट्रियार्क के शरीर पर विस्फोट किया। भले ही नॉर्थ माउंटेन कबीले के प्रमुख ने एक रंगीन दिव्य वस्त्र पहना हो, फिर भी येज़िवेन के कदमों को रोकने का कोई रास्ता नहीं था और उसे सीधे येज़िवेन ने कुचलकर मार डाला था। हर कोई भयभीत होकर समर्पण कर रहा था। वे सभी स्तब्ध थे। जो वे देख रहे थे उस पर विश्वास करने का साहस नहीं कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूं? मजबूत? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इस येज़िवेन ने केवल कुछ वर्षों के लिए खेती की है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है?
वह 100 साल पहले से ही बहुत मजबूत था, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन वर्षों में उसके कुछ आकस्मिक मुकाबले हुए हैं। मुझे डर है कि उसकी वर्तमान साधना पहले ही एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच चुकी है। जब हर कोई अचंभित था, ये शिवेन भी चलने लगी। एक कदम के साथ उनका फिगर पूरी तरह से गायब हो गया। अगला जियोंग कबीला होना चाहिए। चूंकि आप जीवित रहने के लिए भाग्यशाली हैं, आपको अच्छी तरह से छिपना चाहिए। अब जब तुमने मेरे सामने आने का साहस किया है, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए होंगे। ये शिवेन के शब्द ठंडे और निर्मम थे। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले ही ये फैंग के पास आ चुका था और उसने किंग डिवीजन के 2 मास्टर्स पर सीधे हमला किया। रुकना। इस समय जियुइंग दानव राजा अचानक चिंतित हो गया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका। वह युवा कुनपेंग से उलझ गया था। हालांकि यह युवा कुनपेंग छोटा था, केवल 2 मुट्ठी के आकार का, लेकिन ताकत के मामले में यह बहुत भयानक था। इसकी गति अत्यधिक तेज थी और हवा और पानी के गुण कानूनों को सहज कहा जा सकता है, सीधे उसे असामान्य रूप से उदास होने की स्थिति में मार रहा है। इस समय वह कैसे नहीं जान सकता था कि उसके सामने यह छोटी सी बात क्या थी। यह दिग्गज युवा कुनपेंग होना चाहिए जिसे ये जिवेन ने छीन लिया था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि युवा कुनपेंग इतनी आश्चर्यजनक गति से बढ़ेंगे। किसी को पता होना चाहिए कि कुनपेंग वास्तव में बहुत ही अद्भुत था, अद्भुत प्रतिभा और महान रक्तरेखा के साथ, देवताओं के बच्चों से कम नहीं। लेकिन समस्या यह थी कि इस वजह से इसे सामान्य लोगों की तुलना में बढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। क्योंकि कुनपेंग का जीवनकाल भी बहुत लंबा था, यह लगभग पूरक था। परमेश्वर निष्पक्ष था और किसी भी जाति को स्वर्ग को चुनौती देने वाली क्षमता नहीं देगा। मानव जाति का जीवनकाल वास्तव में बहुत छोटा था और वे अपने छोटे जीवनकाल के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन साथ ही मानव जाति की प्रगति की गति अन्य जातियों की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक जाति के अपने फायदे थे, लेकिन इस युवा कुनपेंग का विकास जितना वह जानता था उससे कहीं अधिक तेज था। इसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुनपेंग पर घात लगाकर हमला किया और कुनपेंग को मजबूत करने के लिए लोगों की व्यवस्था की, ताकि कुनपेंग के जन्म के बारे में उन्हें कमोबेश पता चल सके। इस बात को अभी 200 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन यह पहले ही इस अवस्था तक बढ़ चुका था। यह किस तरह की चमत्कारी मुठभेड़ थी। ये जिवेन की अत्याचारी ताकत के साथ वह और भी भ्रमित था। ये जिवेन का किस तरह का चमत्कारी सामना हुआ था, लेकिन ये शिवेन उसकी बात कैसे सुन सकती थी। वह रुक गया और सीधे जियुइंग दानव राजा के बुजुर्ग राजा को कुचलने के लिए एक ब्रह्मांड का उपयोग किया। जियुइंग दानव राजा के बुजुर्ग राजा ने भी इस समय देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने सीधे अपने लंबे भले का इस्तेमाल एक विशाल अजगर की तरह किया, उसका खूनी मुंह खोला और ये शिवेन को निगल लिया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ लंबा भला और ब्रह्मांड हिंसक रूप से टकरा गए। यह ऐसा था मानो पूरी दुनिया ढह गई हो और एक पल में सभी ने अपनी सुनवाई, दृष्टि खो दी। क्रैक क्रैक! इसके तुरंत बाद एक कर्कश आवाज हुई जिससे सभी के दांत दर्द करने लगे। सबकी आंखों के सामने लंबा भला इंच दर इंच टूटता जा रहा था। ये जिवेन की मुट्ठी के भयानक दबाव में वह इंच दर इंच टूट रही थी। ये जिवेन को घायल करने की तो बात ही छोड़िए, यह उसके करीब भी नहीं जा सका। और इसी समय ये शिवेन ने एक और मुक्का मारा। सभी को जो बात अजीब लगी वह यह थी कि हालांकि गति बहुत तेज थी, फिर भी वे इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। उन्होंने देखा कि ये जिवेन का मुक्का सीधे जियुइंग दानव राजा के राजा की छाती पर लगा। हर कोई जियुइंग दानव राजा के राजा की छाती में ये जिवेन के विस्फोट के दृश्य को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। उन्होंने देखा कि उसका मुक्का जियुइंग दानव राजा के राजा की छाती में घुस गया, लेकिन वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सके। बूम! सिर्फ एक मुक्के से राजा स्तर के विशेषज्ञ की सीधे मौके पर ही मौत हो गई। ये शिवेन के इस तरीके से हर कोई डर से कांपने लगा। इस समय सबके हृदय अतुलनीय भय से भर गए। राजा ताइकान की बात का उल्लेख नहीं करना, भले ही ऐसा न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शिवन के साथ शायद कोई भी उसके साथ परेशानी खोजने की हिम्मत नहीं करेगा। इस समय यहाँ तक हाइवया, जो अतुलनीय रूप से अहंकारी थी और सोचती थी कि उसे ये शिवेन को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, इस समय गंभीर होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। इस समय ऐसा लग रहा था कि वह यह देख पा रहा था कि ये शिवेन उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। ऐसा लगता था कि आकाश भी ये शिवेन के मुंह से घुस गया था। और जियुइंग दानव राजा के मध्यम आयु वर्ग के राजा को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत था। भले ही यह उनके देश के प्रति घृणा ही क्यों न हो, यह इस समय उनके अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। ये फैंग को जबरदस्ती दूर करने के बाद वह दूर भाग गया, लेकिन उसकी गति की तुलना ये शिवेन से कैसे हो सकती है। ये जिवेन ने तुरंत हमला किया और उसकी आकृति लौ की गेंद की तरह गायब हो गई। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही जियुइंग दानव राजा के मध्यम आयु वर्ग के राजा के पीछे था और सीधे थप्पड़ मार दिया। अनगिनत लपटें तुरंत उसकी हथेली पर फैल गईं। नानमिंग पौराणिक आग ने तुरंत उसके पूरे शरीर को जला दिया और राजा स्तर के विशेषज्ञ को सीधे मौत के घाट उतार दिया।
नानमिंग मिथिकल फायर प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में फीनिक्स कबीले का विशेष कौशल था। स्वाभाविक रूप से यह उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि यह कितना शक्तिशाली था। पहले इसने येज़िवेन जैसे राक्षस का सामना किया था जो आग से नहीं डरता था। अन्यथा यह कहा जा सकता था कि देवता और बुद्ध भी मारे जाएंगे। अगर यह कहा जाता था कि येज़िवेन 100 साल पहले मुश्किल से नानमिंग पौराणिक आग का उपयोग कर सकते थे, तो वर्तमान येज़िवेन नानमिंग पौराणिक आग का आसानी से उपयोग कर सकते थे। निर्वाण के सैकड़ों वर्षों के बाद उन्होंने पहले से ही फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक का अतुलनीय रूप से गहन स्तर तक अभ्यास किया था। उसके शरीर का एक हिस्सा भी फीनिक्स कबीले के एक हिस्से में तब्दील हो गया था। इसलिए जब येज़िवेन ने नानमिंग पौराणिक अग्नि का उपयोग किया तो यह पहले जैसा नहीं था, जहां वह केवल अनिच्छा से इसका उपयोग कर सकता था। इसके बजाय यह लगभग ऐसा था जैसे वह इसे अपनी जादुई शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। यह कहा जा सकता है कि वह इसे बहुत ही स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के दूत जो राजा स्तर के विशेषज्ञों की भीड़ के बीच छिपे हुए थे, जब उन्होंने येज़िवेन की नानमिंग मिथिकल फायर को देखा तो वे कूदे बिना नहीं रह सके। वह 100 साल पहले के प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के दूत नहीं थे। रसातल डेविल लॉर्ड के साथ लड़ाई में उस दूत को गंभीर चोटें आई थीं और वह अभी तक ठीक नहीं हुआ था। यह दूत एक अधेड़ उम्र का राजा स्तर का विशेषज्ञ था। वास्तव में वह उस बूढ़े से भी अधिक शक्तिशाली था। जब उसने येज़िवेन को स्वतंत्र रूप से नानमिंग पौराणिक अग्नि का उपयोग करते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक अकथनीय रूप चमक उठा। यदि यह कोई और होता जो फीनिक्स कबीले की नानमिंग मिथिकल फायर का उपयोग करने का साहस करता, तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें आसानी से नहीं जाने देता। हालांकि येज़िवेन की ताकत इतनी मजबूत थी कि उसमें भी उससे निपटने का आत्मविश्वास नहीं था। येज़िवेन ने पलक झपकते ही राजा स्तर के 3 विशेषज्ञों से निपट लिया था। उनके चेहरे पर हर किसी की नज़रों में एक अकथनीय भाव था। यह एक तरह की जबरदस्त आभा थी। उन्होंने 3 राजा स्तर के विशेषज्ञों के साथ अकेले ही व्यवहार किया था। इसके अलावा ऐसा लगता था कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। यह किस प्रकार की भयानक युद्ध शक्ति थी। वह अकेला था, लेकिन दूर से देखने पर उसके पास एक शानदार सेना की अत्याचारी आभा थी। उसका फिगर अभी भी पतला था, लेकिन इस समय किसी की भी येज़िवेन को नीचे देखने की हिम्मत नहीं थी। 9 सिरों वाले भयंकर जानवर राजा, अब तुम्हारी बारी है। येज़िवेन ने 9 सिरों वाले भयंकर जानवर राजा को देखा और धीरे से कहा, 9 सिरों वाला भयंकर जानवर कबीला आज दुनिया से मिट जाएगा। येज़िवेन की ताकत पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। अगर यह पहले होता तो हर कोई सोचता कि येज़िवेन शायद ऐसा नहीं कर पाएगा और झांसा दे रहा है। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं सोचता था। उसके पास लगातार 3 राजाओं को मारने की योग्यता और आत्मविश्वास था। इस समय 9 सिरों वाला यंग दानव राजा अब कुछ भी कठोर नहीं कह सकता था। वह जानता था कि आज दयालु होने का कोई उपाय नहीं था। वह तुरंत चिल्लाया, येज़िवेन, यह असंख्य कबीले सम्मेलन महाद्वीप की शांति के लिए आयोजित किया गया है। क्या आप महाद्वीप की शांति को नष्ट करने और विभिन्न कुलों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? 9 सिरों वाले यंग दानव राजा ने एक सांस में महाद्वीप की शांति को नष्ट करने की टोपी येज़िवेन पर डाल दी। विभिन्न कुलों के स्वामी भी येज़िवेन को कुछ चिंता के साथ देख रहे थे। आखिरकार उन्होंने पहले मानव जाति पर हमला किया था। यदि येज़िवेन वास्तव में हिसाब बराबर करना चाहती थी तो वे क्या कर सकते थे? इसलिए वे बड़े नुकसान का जोखिम उठाएंगे और येज़िवेन को मारने के लिए हाथ मिलाएंगे। राजा रैंक के सैकड़ों विशेषज्ञ येज़िवेन पर हमला करने वाले थे। इसलिए अगर येज़िवेन शक्तिशाली थी तो भी यह बेकार होगा। आखिरकार उनके सामने केवल एक मरा हुआ अंत था। कलह मत बो, आज मैं यहाँ केवल तुम बचे हुए लोगों को मारने के लिए हूँ। येज़िवेन का दिल साफ था। वह 9 सिरों वाले यंग दानव राजा के उद्देश्य के बारे में बहुत स्पष्ट था। वह उसे कैसे सफल होने दे सकता था? यदि वह वास्तव में हिसाब चुकता करना चाहता है तो सभी कबीले दोषी होंगे और कोई भी बच नहीं पाएगा। लेकिन साथ ही मानव गोत्र भी सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएगा। उस स्थिति में यह वर्तमान मानव जाति के लिए आपदा के समान था। हो सकता है कि दूसरों को पता न हो, लेकिन वह कैसे नहीं जान सकता। राजा ताइकांग का निधन हो गया था और वह उसके सामने गुजर गया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वर्तमान मानव कबीले में राजा ताइकांग नहीं है। यदि राजा ताइकांग अभी भी जीवित था तो क्या हुआ यदि वह अन्य कुलों के खिलाफ गया? यदि राजा मंच के स्वामी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लें तो क्या वे अवज्ञा करने का साहस करेंगे? यह सिर्फ इतना था कि राजा ताइकांग के समर्थन के बिना इन शत्रुओं को मानव कबीले के लिए बनाना असंभव था। यदि मानव जाति प्राचीन बंजरों में पैर जमाना चाहती है तो इन लोगों को अनिवार्य रूप से उनसे निपटना होगा। वह यह भी नहीं चाहता था कि मानव वंश अन्य संगठनों से अलग थलग हो। येज़िवेन की बातें सुनकर बहुत से लोगों को राहत मिली। यदि येज़िवेन वास्तव में उन पर दोषारोपण करना चाहता था कि जब वह इस अवधि के दौरान गिरा हुआ था तो उसे मारने के लिए उन्हें भी सिरदर्द होगा।
ये शिवेन के शब्दों का अब मतलब था कि वह इसे जाने नहीं देना चाहता था। उन्हें पता नहीं क्यों, लेकिन उनके दिल में राहत महसूस हुई। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्हें मानव जाति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अब वे नर्वस थे। ये जिवेन ने कहा था कि वह इस मामले को नहीं देखेंगे और यह उन्हें राहत महसूस कराने के लिए काफ़ी था। ये फैन पहले ऐसा नहीं कर पाई थी, लेकिन ये जिवेन ने किया था। भले ही वह सिर्फ एक और व्यक्ति था, यह अन्य जातियों को डर महसूस कराने के लिए काफ़ी था। यदि वे अब मानव जाति से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वे वास्तव में अपने स्वयं के दांत तोड़ रहे होंगे। इस समय ये जिवेन ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और वह तुरंत जियुइंग दानव राजा की ओर झपटा। तलवार की आभा एक लंबी नदी की तरह थी जो आकाश में घूम रही थी। जहां जहां से वह गुजरा, शून्य पूरी तरह से उबल रहा था। तलवारबाजी के सभी नियम प्रकट हो गए। इस समय युवा कुनपेंग ने जल्दी से चकमा दिया और ये शिवेन का विरोध किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह विरोध कर रहा हो। ये शिवेन ने भी कुछ नहीं कहा और सीधे हमला कर दिया। इस समय युवा कुनपेंग के साथ लड़ाई से आखिरकार खुद को निकालने वाले जियुइंग दानव राजा आखिरकार शांति से हमला कर सकते थे। उसने अपने लंबे भाले की ओर इशारा किया और अचानक आकाश गायब हो गया। यह ऐसा था मानो पूरा आकाश एक चौंकाने वाले ब्लेड के प्रकाश से भर गया हो। यह भयानक था और यह बह गया, जिससे आकाश कांपने लगा। डांग! सभी ने केवल एक तेज आवाज सुनी और आकाश कांप उठा। आसमान के ऊपर अनगिनत बादल सीधे झटके से बिखर गए और बिखर गए। क्यूई की लहरें फैल गईं, लेकिन ऐसा लगा कि दोनों को कभी थकान का मतलब पता ही नहीं चला और एक बार फिर हमला कर दिया। सबसे पहले हमला करने वाला ये शिवेन था। इस बार वह भयंकर टक्कर में 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन जियुइंग दानव राजा को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, इससे पहले कि वह मुश्किल से अपने शरीर को रोक पाता। 100 साल बाद वे फिर मिले थे। हालांकि स्थिति 100 साल पहले से बिल्कुल अलग थी। 100 साल पहले ये जिवेन उसकी एक भी चाल का सामना नहीं कर सकती थी। ये जिवेन भाले के एक वार से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ये जिवेन गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन अब ये शिवेन उसके साथ शानदार तरीके से लड़ने में सक्षम थी। इसके अलावा ये शिवेन लगातार बढ़त हासिल कर रही थी। शायद यह तथाकथित भाग्य का पहिया था। इस साल यह मेरी बारी थी। ये शिवेन के हाव भाव नहीं बदले और उसने सीधा हमला किया। लंबी तलवार आकाश में चुभती है, जैसे कोई बड़ी घंटी आकाश में बज रही हो। ये शिवेन के हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। यह असामान्य रूप से ठंडा और गरिमापूर्ण था। जियुइंग दानव राजा ये जिवेन की कल्पना से कहीं अधिक अत्याचारी था, उत्तरी पर्वत कबीले के प्रमुख से भी अधिक अत्याचारी। यह कुछ ऐसा था जिसे वह 100 साल पहले नहीं पहचान सका था। 100 साल पहले किंग डिवीजन के उन मास्टर्स ने उसका पीछा किया और उनमें से कोई भी उसे मार सकता था। उनके लिए इन लोगों की ताकत का कोई सीधा मतलब नहीं था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। उसने किंग डिवीजन में भी प्रवेश किया था और सब कुछ अलग था। ये जिवेन की लंबी तलवार आकाश में घुस गई और तलवार की रोशनी ने शून्य को भर दिया। जियुइंग दानव राजा को तुरंत घेर लिया और इसी समय जियुइंग दानव राजा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और प्रकाश की 2 किरणें फूट पड़ीं। उसके हाथ में लंबे भाले पर एक राक्षस की बेहोश दहाड़ थी और यह रहस्यमय कानून तावीज के एक टुकड़े में बदल गया जो सीधे प्रकट हो रहा था। इसके तुरंत बाद उसने अपनी बड़ी आस्तीन फैलाई और उड़ गया। लंबा भाला हवा में छेद कर गया और एक शिवेन की लंबी तलवार से जा टकराया। बूम! एक भयानक टक्कर की आवाज पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली थी, मानो दुनिया बिखरने वाली थी। लेकिन दोनों पक्षों के आक्रमण बंद नहीं हुए और वे एक दूसरे पर हमला करते रहे। इतना मजबूत जैसा कि जियुइंग दानव राजा से उम्मीद की जाती है। हालांकि ये जिवेन बहुत अत्याचारी है, जियुइंग दानव राजा जरा सा भी नीच नहीं है और वास्तव में वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं है। किसी ने कहा, दोनों के बीच लड़ाई की भयावहता उनकी कल्पना से कहीं परे थी। यहां तक कि राजा विभाग के विशेषज्ञ भी उन दोनों को घूर रहे थे। उनके जैसे राजा मंडल के जानकारों के लिए इस स्तर की लड़ाई काफी फायदेमंद होती थी। तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो। डांग डांग डांग! शून्य में उन दोनों को नहीं पता था कि वे हजारों बार लड़े थे या दसियों बार। दोनों के बीच जिस गति से लड़ाई हुई वह इतनी तेज थी कि देखने वाले देखते ही रह गए। वे साफ साफ नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उनमें से दो देवताओं की तरह थे जो शून्य में लगातार टकरा रहे थे। शक्तिशाली प्रकाश फूटता रहा, दूसरे पक्ष को पूरी तरह से अभिभूत करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से सभी चौंक गए। यहां तक मौजूद किंग डिवीजन के आकाओं के बीच जियुइंग दानव राजा की अत्याचारी ताकत को शीर्ष पर रखा गया था और यह सभी दिशाओं में चौंकाने वाला था। अन्यथा जब जियुइंग दानव जाति को इतना भारी नुकसान हुआ था तो जियुइंग दानव राजा कैसे ऊपर रैंक पाने के योग्य हो सकता है और हर किसी की प्रशंसा कर सकता है।
लेकिन इस समय वह एक प्रतिद्वंद्वी से मिला और यह प्रतिद्वंद्वी येज़िवेन था, जिसे उन्होंने 100 साल से अधिक समय पहले गंभीरता से नहीं लिया था। विशेष रूप से 100 साल से भी पहले उपस्थित कुछ मास्टर्स ने भी येज़िवेन का पीछा किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 100 साल पहले जिस चींटी को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया था, वह वास्तव में 100 साल बाद उनके साथ बराबरी पर होगी, नहीं, उनमें से अधिकांश के ऊपर भी। आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी साधना अभी भी उथली है। यदि आपको कुछ 100 वर्षों के लिए साधना करने की अनुमति दी जाती है, तो शायद मैं आपका विरोधी नहीं होऊंगा। जियुइंग दानव राजा ने ठंडेपन से कहा और सीधे आगे बढ़ गया। जैसा कि उन्होंने कहा, उनके हाथ में लंबा भला एक पल के लिए भी नहीं रुका और सीधे शून्य में छेद कर दिया। जियुइंग का एक विशाल प्रेत सीधे आकाश को इस भयंकर जानवर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने येशिवेन का मुकाबला करने के लिए अपने पूर्वजों की शक्ति उधार ली थी। कुछ 100 साल की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हें मार सकता हूं। ये जीवेन की आवाज बहुत शांत थी, जरा भी उतार चढ़ाव के बिना, जैसे वह कुछ कह रहा था जिसकी पुष्टि पहले ही हो चुकी थी। एक पल में उसके हाथ की लंबी तलवार टूट गई और एक पल में तलवार चलाने का नियम पूरी तरह से प्रकट हो गया, अतुलनीय रूप से भयानक। धधकती हुई तलवार सीधे जियुइंग दानव राजा को ढक लेती है, जैसे कोई पहाड़ नीचे दबा हो, और प्रत्येक तलवार पिछले वाले से अधिक मजबूत थी। डांग डांग डांग, येज़िवेन की तलवार के हर प्रहार को जियुइंग दानव राजा ने रोक दिया था, लेकिन फिर भी जियुइंग दानव राजा महसूस कर सकता था कि येज़िवेन की तलवार भारी और भारी होती जा रही थी। ऐसा लगता था कि हर वार पहले से थोड़ा भारी था। भले ही यह थोड़ा भारी था, फिर भी यह उसके लिए बहुत डरावनी बात थी। वह आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। इसे समाप्त करने का समय आ गया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। येज़िवेन की ठंडी आवाज सुनाई दी। क्या यह कैसे संभव है? जियुइंग दानव राजा हैरान रह गया। अगर येज़िवेन ने अभी तक कुछ नहीं किया होता, तो उसकी पिछली सारी योजनाएं एक मजाक थीं। मैं बस पहले आपका परीक्षण कर रहा था। दुर्भाग्य से 100 साल पहले की तुलना में ऐसा लगता है कि आप में बहुत सुधार नहीं हुआ है, लेकिन 100 साल पहले की तुलना में मैं पृथ्वी टूटने वाले परिवर्तनों से गुजरा हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले 100 वर्षों में मैं कितना बदल गया हूं। येज़िवेन थोड़ा भौहें तनी और जोर से चिल्लाने के साथ तलवार की रोशनी एक अतुलनीय दिव्य प्रकाश की तरह थी, आकाश को भेद रही थी, मानो ब्रह्मांड को भेद रही हो। सीधे जियुइंग दानव राजा के शरीर को नष्ट करना। पेंग, 9 सिरों वाले भयंकर राक्षस राजा के पास विस्फोट करने से पहले प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। तलवार की रोशनी ने उसके शरीर पर एक बड़ा घाव कर दिया। यदि यह उन रक्षात्मक दिव्य खजानों की सहायता के लिए नहीं होता, तो वह तलवार की रोशनी से मारा गया होता। लेकिन फिर भी वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था। जियुइंग दानव राजा लगातार पीछे हटता गया और उसका शरीर शून्य में टूटी डोर वाली पतंग की तरह था, जो लगातार पीछे की ओर डगमगा रहा था। लेकिन येज़िवेन का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था और उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक तलवार की रोशनी ने शून्य को चीर दिया। पफट, खून का फूल खिल गया।